देखिए, एक बड़ी भारी समस्या है पुलिस के साथ। समस्या ये है कि पुलिस, जहाँ की पुलिस होती है, वहाँ के समाज का दर्पण होती है पुलिस। और आप ये मैंने कहीं लिखा भी अपनी किताब में कहीं पे, जैसे कि आप गोवा में मैं था, तो वहाँ पे दिन में सो जाने की आदत थी लोग, थोड़ा फेनी-वेनी ले गया, सो गए। तो पुलिस वाले भी सो जाते थे। और इंटरेस्टिंग सवाल मेरा ये भी है कि जब कोई चालान होता है तो पुलिस वाला वहां पे जो खड़ा है उससे फोन पे बात करवा दो और आपके सारे लोग खत्म हो जाते हैं। वो फोन किसका होता है, किससे बात करते हो आप? पुलिस की कई बार भाषा जो है लोगों से, आम लोगों से बात करने की, वो इतनी असभ्य है, और मैं आपको और भी एक्सटेंड तक जाऊं तो बड़ी बदतमीजी वाली होती है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो इंडियन पुलिसिंग को आप इस तरीके से कैसे देखते हैं? वो कॉलोनियल माइंडसेट 1860s वाला जिसमें कंट्रोल करके ही सब कुछ पुलिसिंग की जाए। जॉर्ज फ्लॉयड के मर्डर के बाद यूनाइटेड स्टेट्स में एक मूवमेंट चला, एंटी कॉप मूवमेंट, और जिसमें कहा गया कि डिफंड द पुलिस, कि पुलिस को धीरे धीरे डिफंड करके हमारे को एक नया पब्लिक सेफ्टी इंस्टीट्यूशन चाहिए रादर देन पुलिसिंग। पर इस तरीके का पब्लिक सेफ्टी इंस्टीट्यूशन क्या इंडिया में संभव है? पुलिस की जगह कोई और एफआईआर लॉज तक नहीं करते पुलिस के लोग। एक गरीब आदमी की इतना इनएक्सेसिबल, इतना अबनॉर्मल कि उनसे आप बोलोगे कि मेरे साथ ये हुआ है, आप एफआईआर लॉन्च करो, उसको डरा धमका के भगा देंगे। हीनियस क्राइम्स तक में भी आज के टाइम में जहां पे पुलिस की चौकी होती है उसी के जस्ट बगल में ड्रग पेडलर्स अपना वीड और जितने भी हेरोइन और ये सब बेच रहे होते हैं, बिल्कुल बगल में। बड़ा अलग ही तरीके का कैरेक्टर है चार्ल्स सोबराज। और आपने रणदीप हुड्डा को कहा कि उनसे मिलना मत, आप क्यों आपने मना कर दिया? इतने सड़े हुए आदमी के पीछे क्यों ये लड़कियां लगती थी, मैं नहीं समझ पाया। मतलब प्रेम मोहब्बत से बहुत सारी बात नहीं हो सकती, ये भी क्लियर है। एवरीथिंग कांट बी डन थ्रू लव, देयर हैज टू बी कंट्रोल। सीनियर पुलिस लीडर आपको नजर आएंगे, आपको चीफ मिनिस्टर्स नजर आएंगे, आपको पॉलिटिशियंस नजर आएंगे जो कि इनकाउंटर्स को इनकरेज करते हैं, इंडोर्स करते हैं। वो कहते हैं कि इनकाउंटर सही है, उनके हिसाब से इनकाउंटर। अब बताइए, इनकाउंटर को कैसे आप सही मान सकते हैं? मुख्यमंत्री और जो दूसरे लोग हैं पुलिस हेडक्वार्टर में, उनके ऑफिस होने का क्या मतलब है? आप समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब कि बाजाबता मुख्यमंत्री का ऑफिस है, पुलिस का काम है कानून के मुताबिक और सिर्फ कानून के मुताबिक काम करना। राजीव गांधी हत्याकांड में 26 लोग, जिनको की जो हमारा सीबीआई का कोर्ट था मद्रास में, उसने 26 लोगों को डेथ सेंटेंस दे दिया। जिसका लाल केस में इन्वेस्टिगेशन करके और मनु शर्मा को आइडेंटिफाई कर लेना, गाड़ी के बारे में डिटेल पता कर लेना, ये सारी चीज 24 घंटे के अंदर हो चुकी थी। तो वहां पे कांस्टेबल जो होता है, पुलिस कांस्टेबल, सारे पुलिस ऑफिसर पुलिस कांस्टेबल के तौर पे ही ज्वाइन करते हैं। हमारे यहाँ ये इट इज कॉल्ड एक्यूजेटरी सिस्टम, एंग्लो सैक्सन मेथड ऑफ जो पुलिसिंग है, उसके अंदर हम एक्यूज्ड को मान के चलते हैं कि एक्यूज्ड एफआईआर के अंदर। उस केस के अंदर एक फॉर्मर प्रेसिडेंट, 4 गवर्नर, फॉर्मर गवर्नर, 20 से ज्यादा चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्वॉल्व थे। और जिस समय उस केस को हम लोगों ने एकदम सही पॉइंट पे ला दिया कि हम लोग साबित कर चुके हैं कि ये हो गया, मुझे हटा दिया गया। मैं दिल्ली एक बहुत बड़ा यूनिट है पुलिस का, दुनिया की सबसे बड़ी ये मेट्रोपॉलिटन पुलिस फोर्स है। अभी करीब 1 लाख एम्प्लॉई है दिल्ली पुलिस में। मैं दिल्ली का डीसीपी क्राइम था। जेसिका लाल वाला जो हुआ, मतलब इतने आपने सोल्व करे केसेस, आपको कभी ये नहीं होता था कि मतलब पुलिस का तो मजाक बना के रख दिया लोगों ने? आज हमारे साथ है अमोद कांत सर और फॉर्मर डीसीपी गोवा, अरुणाचल प्रदेश, और 2 इनकी खूबसूरत किताबें, खाकी इन डस्ट स्टॉर्म और खाकी ऑन ब्रोकन विंग्स। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म वेलकम। कैसे हैं आप? थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। या सेम टू यू सर, एंड थैंक यू फॉर सीइंग अस। और सबसे पहले ये खाकी को आपने कहाँ फंसा रखा है? ब्रोकन विंग्स, डस्ट स्टॉर्म। हाँ, मतलब कि ये जो इसके डिस्क्रिप्शंस हैं, चाहे डस्ट स्टॉर्म तो एक परमानेंट फीचर है। और बहुत सोचते सोचते जब ये किताबें लिखी जा रही थी और अपना ब्यौरा में दे रहा था अबाउट माय पुलिस कैरियर, तो ये लगा कि डस्ट स्टॉर्म एक बड़ा लॉजिकल है, एक बड़ा एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन है। तो खाकी भी शब्द तो खाक से निकला है ना, आपको मालूम होगा। खाक से निकला है और खाक से खाकी बना। तो वो एक अलग कहानी है कि उसकी तबीयत या उसका माहौल जिसमें आप काम करते हैं, शायद उर्दू का शब्द है, सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ, उर्दू है। खाकी, खाक से खाकी है, मतलब जैसा हम लोग समझते हैं। और डस्ट स्टॉर्म एक ऐसा माहौल है जिस माहौल में पुलिस काम करती है, और शायद पुलिस को काम
वैसे माहौल में ही करना चाहिए। जो उसका क्रिएशन नहीं होता है वो उसका एक आर्टिफिशियल सिचुएशन है या नेचुरल सिचुएशन है, डिजास्टर भी हो सकता है और साथ में कोई वायलेंस का माहौल हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकता है, क्राइम हो सकता है, तो वो डस्ट स्टॉर्म उसको बहुत सही ढंग से एक्सप्लेन करता है, जहां तक मैं समझता हूँ। और ब्रोकन विंग्स जो है दूसरी वाली किताब जो मेरी है, ये ब्रोकन विंग्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विंग्स हैं। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो 4 अलग अलग जो उसके आयाम कहे या उनके विंग्स हैं, पुलिस बीइंग द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड द प्राइम मूवर, पुलिस प्राइम मूवर है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। और इसके अलावा आपके लॉयर्स होते हैं, चाहे वो प्रोसिक्यूशन लॉयर्स हों, डिफेंस लॉयर्स हों। कोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है जो फैसला करती है, सिटिंग एट द एपेक्स, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के लोअर कोर्ट तक। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का दूसरा चौथा पार्ट जो है प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन या रिफॉर्मेटरीज जो बॉडीज होती हैं वो, तो वो तमाम विंग्स हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि ये सारे ब्रोकन विंग्स हैं। और ब्रोकन मतलब कि कोलैप्स भी है उसमें कहीं ना कहीं। सर 1974 बैच आपका, और बहुत पहले कैसे पुलिसिंग क्यों? नहीं, तब 1974 बैच तो इत्तेफाक था। मैं आईपीएस ज्वाइन करने के पहले मैं कुछ दिन मैजिस्ट्रेट था। अच्छा, हाँ, और आपने पढ़ाया भी शायद। हाँ, उसके बाद मैं उसके पहले हिस्ट्री पढ़ाता था। आई वाज ए प्रोडक्ट ऑफ पटना हिस्ट्री। और हिस्ट्री मैं जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ाया मैंने 1 साल। वो अच्छा कॉलेज था वहाँ का। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि हम लोगों ने एक कॉलेज की स्थापना की। वो कॉलेज जमशेदपुर चाईबासा, जो उस समय बहुत ही नक्सलिज्म से प्रभावित था वो इलाका, वहाँ के ट्रैवल्स के लिए हम लोगों ने स्कूल खोला, कॉलेज खोला। उसका नाम लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज था। नाइस। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा होता है कि एक समय था 2-2.5 साल का जिसमें कि मैं एकेडमिक्स में था और एक संस्था को बनाने की कोशिश कर रहा था। और उसी समय फिर आईपीएस की तैयारी तो की नहीं मैंने, लेकिन एग्जाम दिया और मैं क्वालिफाई किया और फिर सर्विस ज्वाइन कर लिया मैंने। तो माउंट आबू में हुई होगी आपकी तो ट्रेनिंग? मेरी शुरुआत जो थी वो माउंट आबू में थी। हमारे बैच ने यानी 1974 बैच ने ही नेशनल पुलिस एकेडमी को माउंट आबू से शिफ्ट किया हैदराबाद। अच्छा। तो बड़ा यूनिक प्रिविलेज हमारा है कि कुछ महीनों तक माउंट आबू में थे हम। और उसके पहले तो मसूरी में भी होना पड़ता है ना। तो मसूरी में फाउंडेशन कोर्स में आईएएस, आईएफएस, आईपीएस बहुत सारे सर्विसेज थे। माउंट आबू में हमने शुरुआत की और तभी फैसला हुआ कि नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद शिफ्ट हो जाएगा। तो हम लोग जो है पूरे सरो सामान के साथ हैदराबाद आ गए और हमारी पुलिस की आईपीएस की एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ट्रेनिंग फिर हैदराबाद में। ओके सर, बिल्कुल सीधी बात मगर आपसे पूछूं कि हाउ डू यू सी इंडियन पुलिसिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, एक तो आपने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, मैं उन्हीं पे आता हूँ डायरेक्ट, कि हमारा सीआरपीसी, आईपीसी और जितने भी ये एविडेंस की ये लॉज हैं, वो फर्स्ट लॉ कमीशन बना, मैकॉले ने उनको बनाया और फिर वहाँ से लेकर अब तक चली आ रही हैं और उनमें काफ़ी फ्लॉज भी हैं, काफ़ी और भी कई कमियां हैं, उनको हम मॉडर्नाइज नहीं कर पाए, उसको हम रेजुविनेट नहीं कर पाए, तो इवॉल्व नहीं कर पाए। तो कैसे देखते हैं आप इंडियन पुलिसिंग की हिस्ट्री से तब से लेकर अभी तक? नहीं, मैं 2 ढंग से देखता हूँ इंडियन पुलिस को। एक तो जैसा मैंने झेला या मैंने काम किया, करीब 34 साल जो आईपीएस की वजह से मैंने काम किया, तो मैं देख रहा हूँ इंडियन पुलिस सर्विस को या इंडियन पुलिस को अंदर से। और जिन जगहों पे मैंने काम किया उसमें दिल्ली ज्यादा प्रोमिनेंट था। मैं डिप्टी कमिश्नर पुलिस था, ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस था और फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स मैंने किए दिल्ली शहर में। और दिल्ली एक बहुत बड़ा यूनिट है पुलिस का, दुनिया की सबसे बड़ी ये मेट्रोपॉलिटन पुलिस फोर्स है। अभी करीब 1 लाख एम्प्लॉई हैं दिल्ली पुलिस में। मैं भी जब था तो 40-50 हजार तो हो चुके थे। और फिर इतने बड़े पुलिस फोर्स, इतने कॉम्प्लेक्स पुलिस फोर्स में मैं डिप्टी कमिश्नर पुलिस था साउथ दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में। मैं दिल्ली का डीसीपी क्राइम था, उसमें डीसीपी क्राइम का ही सारा काम था, चाहे ड्रग्स हो, चाहे वायलेंस हो, चाहे टेररिज्म हो, इंसर्जेंसी हो, ये तमाम या कन्वेंशनल क्राइम में जो बड़े बड़े केसेस होते थे ये तमाम मैंने ही इन्वेस्टिगेट किया, एक ढंग से सुपरवाइज किया 5 साल तक। मैं जॉइंट कमिश्नर पुलिस था सदर्न हाफ ऑफ दिल्ली का, यानी दिल्ली का आधा हिस्सा 4 साल वो मैं रहा। तो मिला जुला के दिल्ली पुलिस और दिल्ली का हर हिस्सा, हर आयाम, हर चीज जो दिल्ली पुलिस को डील करना पड़ा, मुझे डील करना पड़ा और मुझे बहुत सेटिस्फाइंग कैरियर रहा दिल्ली पुलिस का।
फिर मैं दिल्ली पुलिस के अलावा मिजोरम में रहा मैं हम्म, इंसर्जेंसी के तुरंत बाद। इंसर्जेंसी खत्म ही हो रहा था जब मैं मिजोरम डीआईजी था। हम्म। 2 प्रदेशों का मैं डीजी पुलिस रहा। अरुणाचल प्रदेश बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत फैसिनेटिंग। हाँ, मैंने पढ़ा वो सारा इसमें। बहुत ही फैसिनेटिंग चीफ है। मिनिस्टर भी आपको साथ लेके चलते थे उधर। करेक्ट, सही सही बात है। गाड़ी में। और गोवा में भी बड़ा इंटरेस्टिंग पुलिसिंग थी। गोवा हम्म, एक अलग किस्म की चीज है हम्म, वहाँ। और फिर चूंकि मैं सीबीआई में था, सीबीआई में जैसे हवाला केस है, हर्षद मेहता हम्म, केस है, हम्म, वी कृष्णमूर्ति, बड़े बड़े केसेस, लेकिन सबसे बड़ा केस सीबीआई में जो मैंने किया हम्म। वो था राजीव गांधी हत्याकांड। अच्छा। और राजीव गांधी असैसिनेशन के बाद मैं चेन्नई में रह गया करीब करीब 1 साल केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हम्म, वो एक यूनिक अंडरस्टैंडिंग थी। हम्म, तो ये तमाम जो प्रोसेस से गुजरा मैं हम्म, अंदर से पुलिस को देखते हुए, तो एक तरफ मैं ये सोचता हूँ कि पुलिसिंग को हर वक्त एक रूल ऑफ लॉ के मुताबिक ही चलना चाहिए। ठीक है। कानून के दायरे में, कानून के माध्यम से, हम्म, कानून की के पूरे प्रोसेस को समझते हुए और उसको ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करते हुए हम्म, मैंने पुलिसिंग की। हम्म, मैंने पुलिसिंग में कोई क्रांति लाने की अंदर से कोशिश नहीं की और नहीं कर पाया, लेकिन रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना और रूल ऑफ लॉ के मुताबिक पुलिसिंग करनी, ये भी बहुत कठिन है, बहुत कठिन। क्योंकि पुलिस की जो पूरी की पूरी एक सर्विस कहें या पुलिस का इंस्टीट्यूशन है या पुलिस की फंक्शनिंग है भारतवर्ष में, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा। और ये बहुत हेविली इन्फ्लुएंस्ड होता है पॉलिटिशियन से, ब्यूरोक्रेसी से, सोसाइटी से। और इससे ज्यादा कठिन पुलिसिंग दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकती। अच्छा। संभव ही नहीं कोई। अच्छा। दुनिया में पुलिसिंग की बात जहां तक है, इतना मल्टीफेसेटेड, इतना कॉम्प्लेक्स, इतना अलग अलग किस्म की सिचुएशंस को डील करने की कोशिश या डील करने की जरूरत या मजबूरी जो पुलिस की है वो कहीं नहीं हो सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कोशिश की कि मैं वो सब करूं जो एक लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर को करनी चाहिए। Okay. So I always thought that I'm an agent of law. I'm also an agent of justice, if possible. लेकिन जस्टिस पुलिस का काम नहीं है। जस्टिस देना जो है वो एक अलग किस्म की चीज होती है जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये अंदर की बात थी। बाहर यानी जैसे प्रयास जहाँ बैठे हुए हैं, इसके 36 सालों और एक बड़ी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, देश के 13 प्रदेशों में प्रयास काम करती है। हमने समाज के हर परेशानी को देखने की कोशिश की, चाहे वो बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा वर्ग के लोग हों, उनके जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटीज को या उनके लीगल प्रोसेस को भी हमने बहुत करीब से देखा। भारतवर्ष में जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली संस्थाओं में प्रयास अग्रगण्य है। प्रयास से ज्यादा किसी ने काम नहीं किया है जेजेस सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड अब्यूज, पॉक्सो, चाइल्ड मैरिजेस। जैसे मैं अभी कल मैं गया के किसी गांव में था, 2 गांव में कल था, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग था कि एक तरफ जो ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में 2022 में हम लोगों ने चाइल्ड लेबर से कनेक्टेड जो नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर के से कनेक्टेड हम लोगों ने प्रेजेंटेशन किया, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था। 2 दिन पहले मैं बिहार में था, और बिहार में पटना में जो नेशनल जो भी एक स्टेट एक्शन प्लान बन रहा था, और उसमें बहुत गहराई से हम लोग गए। सारी समस्या जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, वो तमाम चीजें बिहार में एक बड़े अजीब ढंग से देखने को मिलता है। क्योंकि आपको पता है कि बिहार की स्थिति बड़ी विचित्र है। हाँ, ऑब्वियसली बहुत फिर कॉम्प्लेक्स है। उसमें जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जहाँ परेशानी थी वो गया था, तो मैं गया चला गया। अच्छा। तो वहां पे महिलाओं के साथ, लोगों के साथ, पंचायत में, गांव में मेरी बातचीत हो रही थी। तो एक पिक्चर जो बनता है देखते हुए, अब एक मेरा पक्ष है मेरे जीवन का, मेरे काम का, जो पिछले 88 से आपने स्टार्ट किया, जहांगीरपुरी से। ये दोनों अलग चीजें हैं, ये दोनों एकदम अलग हैं। लेकिन जैसा मैं हरदम कहता हूँ और मानता हूँ कि किसी भी व्यक्तित्व को आप विभाजित नहीं कर सकते हैं। अच्छा। पर्सनैलिटी किसी आदमी का कैरेक्टर जो सीमलेस होना चाहिए। मैं जो सोचता हूँ वही मैं करूँ, मनसा वाचा कर्मणा, है ना ये शब्द, कि मन में है वही वचन में है और वही कर्म में है। अच्छा। अगर एक दर्शन, जीवन के दर्शन को मैं देखूं तो ये तीनों चीज को कंबाइन करके, इंटीग्रेट करके ही आदमी का जीवन मुकम्मल होता है। Okay. उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पुलिस ऑफिसर की हैसियत से एक सोशल वर्कर का काम और फिर एक आम जनता या नागरिक के परिवेश से किसी चीज को देखने की कोशिश, मैं सबको एक ही मानता हूँ।
ओके सर, जैसे आपने राजीव गांधी केस का जिक्र किया और आपने उसमें लिखा भी है और कहा भी है कि वहां पे इंटरनली जो इन्फॉर्मेशन थी वो पास ऑन नहीं हुई, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या था वो पूरा? मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी मूर्खता थी टीम के लोगों में, क्योंकि लोग जो इसको लीड कर रहे थे शायद उनको पुलिसिंग का या इन्वेस्टिगेशन का उतना गहरा ज्ञान नहीं था। मेरे साथ एडवांटेज था कि मैंने 5 साल क्राइम ब्रांच में इन्वेस्टिगेशंस के एक से एक बड़े, सीबीआई में मेरा बहुत गहरा तजुर्बा था और वो तजुर्बा बहुत अच्छे से काम आया। तो इन्वेस्टिगेशन और उसकी प्रेजेंटेशन एक कानूनी दृष्टिकोण से जैसा होना चाहिए वो वहाँ मिसिंग था। इसके बावजूद कि ये सबसे बड़ा केस था देश का। अगर आप सोचें तो ये 3 गांधीज की जो हत्या हुई, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सबसे बड़े केसेस हुए इस देश के, है ना। लेकिन 2 जो गांधी असैसिनेशन थे वो तो वहीं स्पॉट पे सुलझ गए। इंदिरा गांधी के किलर्स पकड़े गए जो पुलिस ऑफिसर्स थे, और महात्मा गांधी का किलर ने सरेंडर कर दिया, वो पकड़ा गया। राजीव गांधी हत्याकांड बहुत एलिबरेट कॉन्स्पिरेसी का अंजाम था, और इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत ही बड़ी इन्वेस्टिगेशन थी। शायद ही कोई असैसिनेशन या मर्डर केस इस देश में इतने बड़े परिवेश में, इतने बड़े कैनवस पे इन्वेस्टिगेट किया गया होगा जैसे राजीव गांधी केस का होगा। अच्छा, इसमें सीबीआई ही सही एजेंसी थी, क्योंकि सीबीआई का मेथड्स बहुत बढ़िया है। मतलब एज एन इंटरनल पर्सन मैं बताऊंगा, 4 साल 5 साल सीबीआई में काम किया मैंने, कि उनकी सिस्टम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उनकी डॉक्यूमेंटेशन, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मैंने और लोगों के मुकाबले, जो स्टेट पुलिस ये वो है, उनके मुकाबले सीबीआई बहुत सुपीरियर है। लेकिन टिपिकली सीबीआई का जो मेथड था वो इस केस में फॉलो नहीं हो रहा था। अच्छा कुछ वजह थी। वजह क्या थी, मैंने किताब में इसकी चर्चा की है। अब वो मूर्खता वाली बात थी मेरे हिसाब से, इन रिट्रोस्पेक्ट में देखता हूँ तो फिर। लेकिन फॉर्चुनेटली इतना इंफॉर्मेशन आया, मटेरियल आया, इतना बड़ा ये केस था, लोगों ने इतना इंटरेस्ट लिया कि केस के मटेरियल आ गए हमारे पास, एविडेंस आ गया हमारे पास। और फिर जिस ढंग से उसको प्रेजेंट करने की बात थी, जैसे मैं कभी नहीं सोचता था कि राजीव गांधी हत्याकांड में 26 लोग, जिनको कि जो हमारा सीबीआई का कोर्ट था मद्रास में, उसने 26 लोगों को डेथ सेंटेंस दे दिया। आपको शायद नहीं पता होगा, 26 लोग कभी भी कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकते। और वो अलग अलग किस्म के लोग थे जिनका कांटेक्ट बन रहा था, जो की कॉन्स्पिरेटर्स थे। तो जो अल्टीमेटली जाकर के, जैसा मैं समझता था कि 4 या 5 आदमी ही ऐसे हैं या 6 आदमी ऐसे हैं जिनको कि ये पता था, जैसे प्रभाकरन जो एटीटी का चीफ था, पोटू अमन जो उनके इंटेलिजेंस का चीफ था, अखिला नाम की एक लेडी थी जो उनके विमेंस विंग की चीफ थी, और जिसने मारा शिवरासन, वन आइड कैरेक्टर जिसने मारा, या धानु जिसने सुसाइड कर लिया, या एक शोभा करके लेडी थी जिसको सब्स्टिट्यूट बनाया गया था, या 2-3 लोग और थे। तो यही लोग थे जो कि इस हत्याकांड से डायरेक्टली पूरी तरह से कनेक्टेड थे, जिनकी कॉन्स्पिरेसी को एक अंजाम दिया गया, और धानु ने अपने आप को ब्लास्ट कर लिया, राजीव गांधी को मार दिया। तो इसके बारे में मेरे विचार थोड़े अलग थे। आप समझ रहे हो जो मैंने इसमें डिस्कस किया। इट्स मोर ऑफ स्टडी आल्सो, बल्कि खास करके यंग पुलिस ऑफिसर्स को या इन्वेस्टिगेटर्स को ये बात समझनी चाहिए। और अब जो नए सीआरपीसी में, जो नया सीआरपीसी है, भारतीय संहिताएं जो बदल गई, आपको मालूम ही है। संहिता, और बड़े हिंदी नाम है वो, करेक्ट, उनसे इनकी चर्चा हम लोग कर सकते हैं। अभी करेंगे उनकी भी। तो ये उसमें कुछ बातें हैं जिसका समाधान हो चुका है, अगर वो किया जाए। जैसे इसमें प्रोविजन है कि तमाम सर्चेस हैं या सीजर्स हैं या लोगों के बयान हैं या इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, वो साइमल्टेनियसली उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो होगी वो केस फाइल का हिस्सा होगी। और जैसे पहले केस डायरी लिखी जा रही थी, केस डायरी के साथ ये डॉक्यूमेंट्स जुड़ जाएंगे और ये अवेलेबल रहेगा कोर्ट के लिए। अच्छा, वजह ये कि ऐसा माना जाता है हमारे पुराने सीआरपीसी के अंदर कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होता जाता है वैसे वैसे उसको डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। लेकिन अधिकतर केस में लोग डॉक्यूमेंटेशन 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, और माने एक झूठ का एक साम्राज्य पैदा होता है। मैं बता दूं आपको, ये जो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है
जो अब तक रही है वो मतलब मैं समझता हूँ 50% झूठी है। ये बहुत लंबी कहानी है, उसकी चर्चा आप चाहेंगे तो मैं कर दूंगा। तो ये जो झूठ है या एक मिथिकल आप एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं इन्वेस्टिगेशन के एविडेंस के तौर पे, उसको बदलने की जरूरत थी। कुछ हद तक शायद बदला, आप समझ रहे हैं, नए सीआरपीसी के अंदर। लेकिन मेरे जो केसेस हैं, खास करके खाकी ऑन ब्रोकन विंग्स, जिसमें कि मैंने 4 बड़े केसेस की चर्चा की है। पहले वाले में खाकी इंडस्ट्री स्टोर में राजीव गांधी केस है और बहुत सारे केस हैं, ललित माकन केस, अर्जुन दास केस, जनरल वैद्या केस, ये सब सारा मैंने उसमें डिटेल दिया है। और अंत में जाके लास्ट पॉइंट था राजीव गांधी केस। दूसरी किताब खाकी ऑन ब्रोकन विंग्स में चार्ल्स सोबराज केस, जो बड़ा अलग ही तरीके का कैरेक्टर है चार्ल्स सोबराज। और आपने रणदीप हुड्डा को कहा कि उनसे मिलना मत, आप क्यों आपने मना कर दिया? नहीं, मना मतलब कि ये बड़ा शैतान किस्म का आदमी है ना। ये जो है थोड़ा लोगों को मिसमराइज करता है, लोगों को कन्वर्ट करता है और कन्विंस कर लेगा, वो कन्विंस करता है। और कैसे करता है, मतलब हमको तो आश्चर्य हुआ, चूंकि मेरी कस्टडी में जब 1 महीने था तो मैंने कहा कि तुम ऐसे बेकार आदमी हो, पता नहीं लोग तुम्हारी तारीफ कैसे करते हैं और क्यों लोग तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, खास कर लड़कियां। सरप्राइजिंगली लड़कियों को सर नेगेटिव चीज और नेगेटिव हीरोज बड़े पसंद आते हैं। लड़कियों के लिए आई फील सो सॉरी फॉर देम कि इतने सड़े हुए आदमी के पीछे क्यों ये लड़कियां लगती थी, मैं नहीं समझ पाया। क्योंकि ऐसा हुआ कि एक और बात थी जो मैंने किताब में लिखी है कि he had very bad oral, जो ओरल हाइजीन था उसका बहुत गंदा था। तो दूर बैठाते, तो नजदीक बैठता था तो जो एक दुर्गंध उसके मुंह से आती थी वो मुझे बर्दाश्त के काबिल नहीं था, नंबर 1। दूसरा कि मैं चाहता था कि डिमोरलाइज्ड है, लिहाजा मैंने नीचे बिठाया उसको। तो इस ढंग से तो हमने कहा कि ये सारे चीज मिला के ही प्रेजेंटेड एन ऑब्नॉक्शियस कैरेक्टर इन माय ओपिनियन। और सिवाय इसके कि ये बहुत ही चालाक और बहुत ही गंदे किस्म का आदमी था और इसने हर वक्त उन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जो इनसे डिपेंडेंट थे। देखिए मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि एक से एक बड़े क्रिमिनल्स को इन्वेस्टिगेट किया, मेरी कस्टडी में रहे। देखिए इवन हार्डकोर क्रिमिनल्स हैव सम मेथड, दे हैव सम एथिक्स। उनका अलग एथिक्स होगा, उनके वैल्यू सिस्टम अलग है, लेकिन वैल्यू सिस्टम से गवर्न होता है उसका जीवन भी। थोड़ा बहुत तो ह्यूमन भी बड़े से बड़े जो क्रिमिनल हैं, चाहे वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में हो, चाहे वो हार्डकोर क्रिमिनल हो, और टेररिस्ट किस्म के सो कॉल्ड टेररिस्ट या इंसर्जेंट्स, उनके तो बहुत ही डिफरेंट टाइप के वैल्यू सिस्टम। बल्कि मैंने अपनी किताब में इसकी बहुत गहराई से चर्चा की है कि वो उनके सिस्टम क्या है। दे बिकम ए मार्टर, फॉर एग्जांपल इवन someone like हरजिंदर सिंह जिंदा who killed ललित माकन, अर्जुन दास, जनरल वैद्या, मतलब उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन था, मतलब करीब करीब वो वैसे ही हैंग कर गया जैसे भगत सिंह किए थे। वो मतलब एक ऑर्डिनरी आदमी, एक बहुत ही साधारण आदमी जो कि ड्रग्स का इंडो पाक बॉर्डर पर व्यापार करता था, ये ड्रग पेडलर था वो, और पेटी थीफ था या पेटी रॉबर था, और इसके अलावा बैंक शैंक में भी रॉबरी कर दी उसने बड़े पैमाने पे। ऐसे आदमी का जो ट्रांसफॉर्मेशन था, एक बहुत बड़ा ये परिवर्तन उसके मानसिकता में आया, उसकी पर्सनैलिटी में आई। और इस हद तक आई कि ये मुझे मालूम है कि हम लोगों के केस में ही उसको डेथ सेंटेंस हुआ, जनरल वैद्या केस में। डेथ सेंटेंस को जिस ढंग से उसने लिया वो बड़ा यूनिक था, बहुत यूनिक था। सर चार्ल्स पे आते हैं प्लीज। तो जैसे तिहाड़ जेल में वो खाने वाने में मिला के वो पूरी स्लीपिंग पिल्स, और वो भाई साहब ऊपर से जा रहे हैं जैसे कोई मार्टर जा रहा है, कोई बड़ा हीरो जा रहा है, क्या सीन था, क्या कर दिया था उसने? नहीं मतलब उसने बहुत एक सिस्टमेटिक ढंग से उसने पूरे की पूरी जो जेल का जो फंक्शनिंग था उसको सबवर्ट किया उसने, हम ऐसा ही मानेंगे। और लोगों के कॉन्फिडेंस को विन करके, अच्छा, लोगों के जितने भी लोग थे सबों के कॉन्फिडेंस को एक ढंग से उसने जीता, और धीरे धीरे हर सिस्टम के अंदर वो घुस गया। एक तरफ तो ये था, दूसरी तरफ ये था कि चार्ल्स सोबराज के आने से पहले कुछ ऐसे क्रिमिनल्स थे जो बहुत हाई प्रोफाइल फैमिलीज के थे, और वो तिहाड़ जेल में पहले से थे, और उन लोगों ने उस वक्त जो है वो ह्यूमन राइट्स या जेल के प्रिजनर्स का जो एक राइट्स होता है उसको इम्प्लीमेंट करने के प्रोसेस में वो कुछ लीगल प्रोसेस में चले गए थे। बल्कि एक सुनील बत्रा केस हुआ है बहुत मशहूर, जिसकी चर्चा मैंने की है। सुनील बत्रा एक रिच फैमिली का लड़का था, और दिल्ली में इन लोगों ने एक बैंक वैन रॉबरी की, कुछ लड़कों ने मिली, उसमें सुनील बत्रा भी था। तो सुनील बत्रा जब जेल में रहा और लंबे समय तक रहा, तो उस समय इसने कोर्ट्स में PIL टाइप की चीज डाल दी, और
उन लोगों से कुछ सीखा इसने, इस बदमाश ने। और उन लोगों से सीख करके उसको और आगे बढ़ाया। और जो जेल के प्रिजनर्स थे वो इस पे काफी डिपेंड करने लगे, खास करके फॉरेनर्स जो थे, जैसे डेविड हॉल था। डेविड था, और उसने तो फोटोग्राफी वीडियो भी बनाया बाद में। उसने पूरी वीडियो जो बनाई थी वो एक अलग कहानी है, लेकिन डेविड हॉल जो उस किस्म के लोग भी चार्ल्स शोबराज पे बहुत डिपेंडेंट थे। और इन लोगों ने इसकी पूरी मदद की इस पूरे प्रोसेस में। जितने हार्डकोर क्रिमिनल्स 4-5 भागे इसके साथ, और डेविड हॉल को इसने पहले निकाल दिया एक फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट दे करके, पूरी कहानी को गढ़ के। और उस चक्कर में एक डॉक्टर था वो भी फंसा इस केस के अंदर, 1-2 जेलर्स भी फंसे। तो वो जो इन लोगों की शमूलियत जो थी उसने भी एक माहौल क्रिएट किया जेल में, जिसकी वजह से वो इतने इस ढंग से भाग सके। मैंने ऐसा जेल ब्रेक तो शायद ही दुनिया में कभी हुआ है ना। वही, इवन हिज गर्लफ्रेंड वाज अलाउड देयर इन द जेल, ऐसा भी सीन था। और आपको जब रणदीप शायद उनसे मिले तब उन्होंने आपको सलाम भेजा, उन्होंने कहा कि अहमद खान साहब को हमारा सलाम कहिएगा। नहीं, जब ये लोग नेपाल में, ये लोग प्रवाल जो इसका डायरेक्टर था, और रणदीप और आदिल, इन लोगों ने जब फैसला किया कि भाई हम मिलेंगे जाके नेपाल में, तो रणदीप पे एक है कि बहुत ही वो एक ट्रू एक्टर है, बहुत ही वो बिना किसी चीज को समझे वो एक्टिंग नहीं करता है। जितना कैरेक्टर रणदीप हुडा ने प्ले किया है, एक से एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, चार्ल्स बीइंग वन ऑफ देम। तो वो जब तक वो चार्ल्स से मिलेगा, हालांकि वो ज्यादातर चार्ल्स की बात मैंने उसको बताई और वो समझा भी, लेकिन एक बार मिलना चाहता था, मैंने चले जाओ, तो चले गए। वहां चले गए तो नॉर्मली ये होता है कि चार्ल्स ने अगर छोटी सी भी कोई बदमाशी की और उसकी मीडिया में चर्चा होनी है तो वो पैसे ले लेगा। वो पैसे, इसने बहुत सारे पैसे बनाए लोगों को एक्सप्लॉइट करके, मीडिया के लोगों को। मीडिया के कुछ बड़े सीजन्ड लोग थे जिनको चार्ल्स ने चीट किया बहुत बुरी तरह और गलत स्थिति में डाल दिया। बल्कि इस केस में भी एक दिबांग नाम के हमारे मित्र थे, वो तो एक्यूज हो गए। एबीपी में भी तो एक्यूज था इस केस के अंदर। दिबांग को चार्ल्स ने काफी उल्लू बनाया। अच्छा। और दिबांग इसमें प्रोस्टिट्यूटेड हुआ इस केस के अंदर, बच गया बड़े मुश्किल से। तो मेरा ये कहना है कि ये इन लोगों से वो पैसे वैसे ले लेता था, तो इनको ये शक हुआ इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को कि चार्ल्स ऐसा कुछ करेगा। अच्छा। लेकिन चूंकि ये कहानी मेरी थी, ये कहानी मेरी थी, यानी मेरे परिवेश में या मेरे दृष्टिकोण से चार्ल्स क्या था, या मेरे दृष्टिकोण से पूरा इवेंट क्या था, वो राइट मुझे भी था ना कहने का। ऑब्वियसली एज ए पुलिस ऑफिसर इट वाज माय प्रिविलेज कि हम उसकी चर्चा करें। तो इसलिए चार्ल्स ने इस बात को समझा और उसने कहा कि आपने बहुत चालाकी की कि आपने स्टोरी आमोदकंड से ले ली, और वो भी कह सकता है, मैं भी कह सकता हूँ, तो बेस्ट विशेस टू हिम, मेरा सलाम कहिएगा। अच्छा, दैट काइंड ऑफ थिंग। मतलब ही वाज हेल्पलेस इन टेकिंग एनी एक्शन टू एक्सप्लॉइट एंड टू मेक सम मनी आउट ऑफ इट। ओके, दैट्स ये मकसद था। ओके सर, जेसिका लाल वाला जो हुआ, मतलब इतने आपने सोल्व करे केसेस, आपको कभी कभी ये नहीं होता था कि मतलब पुलिस का तो मजाक बना के रख दिया लोगों ने? मतलब पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, अमीर लोगों का मैं हाँ, मतलब जैसे जेसिका लाल केस की बात ले लें। अब जेसिका लाल केस में एक तो वो पूरा माहौल वहां का कि भाई वो लोग पार्टी कर रहे हैं और पार्टी में एक से एक लोग आ रहे हैं। जैसे एक हॉलीवुड स्टार था, वो आया, वो भी पार्टी में था, एक बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर पार्टी में थे। दिल्ली के एक से एक बड़े लोग जो आज भी बहुत बड़े माने जाते हैं, वो बहुत लोग पार्टी में थे। तो पार्टी का माहौल था। तो एक तो ये जो सोशलिट्स थे दिल्ली के, वो लोग कितने खोखले और कितने बेकार थे, ये चीज एक्सपोज्ड हुई इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान। अब मान लीजिए 200, 250, 300 लोग या 300-350 लोग वहां थे उस रात, उस शाम में, तो वो सभी कहीं ना कहीं से विटनेस हो सकते थे। क्योंकि जो किलर था लड़का मनु शर्मा, तो मनु शर्मा कई एक घंटे तक वहां था। हाँ। और फिर जाके फाइनली जबकि शराब खत्म हो गया, वो शराब का डिमांड उसने किया और जिसका ने शराब नहीं दिया उसको, और जिसकी वजह से उसने उसको मार दिया। यही कहानी। लेकिन उस पूरे प्रोसेस में मैंने 10:30-11 के आसपास आ गया होगा, घटना 2 बजे हुई। तो इस पूरे पीरियड में वो मिल रहा था लोगों से, एंड ही वाज अ नोन पर्सन, क्योंकि बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियन का वो बेटा था, बहुत लोगों से कनेक्टेड था। लेकिन लोग इस बात को कहने को तैयार नहीं थे कि मनु शर्मा से उनकी मुलाकात हुई। अच्छा, आप समझ रहे हैं ना ये चीज। उसका सही नाम वैसे सिद्धार्थ शर्मा था। तो मनु शर्मा से मुलाकात हुई या इंटरेक्शन हुआ, ये चीज कोई भी विटनेस कहने को तैयार नहीं था। ठीक। और जिस समय ये मर्डर हुआ, उस समय भी लोग मौजूद थे।
हाँ। कुछ लोग खड़े थे, कुछ लोग आ जा रहे थे, हम्म। और उस समय जो लोगों ने आई विटनेसेस थे जिनको हमने साइट किया केस में, वो करीब करीब सारे हॉस्टाइल हो गए। और जो बीना रमानी और उसकी बेटी जो मालनी रमानी थी और जो उसका हस्बैंड है, ये लोग, इन लोगों ने तो केस को साबित किया, बहुत हद तक साबित किया, लेकिन इनके बयान में भी सच्चाई पूरी नहीं थी। इनके बयान में सच्चाई करीब करीब 80-90% थी। अच्छा, थोड़ी धुंधली थी वो। हाँ, मतलब कि पूरी बात को बहुत ट्रूथफुली इन लोगों ने भी उस हद तक प्लेस नहीं किया था। अच्छा। लेकिन फिर भी इनको मैं क्रेडिट देता हूँ, बल्कि इनकी तारीफ करता हूँ। बीना रमानी, माली रमानी और जो उनके हस्बैंड है, वो सभी लोग मौजूद थे वहाँ पे, कि इन लोगों ने इस केस को साबित करने में बहुत मदद की। अच्छा। इसके बावजूद भी कि इतने सारे विटनेसेस ने इस केस के बारे में कहा, जो हमारे जज साहब थे उन्होंने छोड़ दिया सबको। हाँ। तो इसकी जो क्रेडिट है अल्टीमेटली वो हम यहाँ पे जो हाई कोर्ट में मैटर गया, और हम लोगों ने हाई कोर्ट में इसको पुट अप किया, इस केस को प्रॉपर ढंग से, और हाई कोर्ट ने इस्टेब्लिश किया और फिर कन्विक्शन हो गया। और सेम ही वो BMW वाला केस था, ऐसा सही, उसमें वो हिट एंड रन था बस, और बाद में लॉयर्स ने इतनी चालाकी की और ऑलमोस्ट वो तो बचा ही लिया गया था कोर्ट में। हाँ, मतलब संजीव नंदा जो उसका लड़का था, नंदा बहुत बड़े परिवार का था। मैं उसके दादा जो थे, जो एडमिरल नंदा, मैं उनकी कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सही ढंग से पेश किया। क्योंकि इस केस को ये था कि जब केस हुआ, ये घटना जब हुई, तो घटना होने के तुरंत बाद वहाँ पुलिस आ गई, पीसीआर के लोग आ गए, और पुलिस कंट्रोल रूम का एक इंस्पेक्टर जो था, उसने बहुत अच्छे ढंग से इसको ट्रैक किया। और एक यंग सब इंस्पेक्टर था जिसका बहुत एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन उसने अच्छी की। तो इन लोगों ने वहां से मूव करके लोधी रोड से जो रास्ता जाता है गोल्फ लिंक की तरफ, जहाँ ये मकान था, जहाँ गाड़ी मिली, ये तो तुरंत ट्रैक कर लिया इन लोगों ने, मतलब इन नो टाइम, बहुत जल्दी, विद इन आवर्स। और हम लोगों ने सुबह के पहले ही, मतलब ये समझे कि ये घटना रात में 2-2:30-3 के आसपास में भी हुई, और मैं स्पॉट पे पहुंच गया था करीब 7, 6:30 तक, और मेरे पुलिस कमिश्नर वीएन सिंह वो भी पहुंच गए थे। और हम लोगों ने सारी चीज का जायजा हम ले ही रहे थे कि इसको पकड़ के पेश कर दिया गया, जो संजीव नंदा, उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये बहुत फास्ट इन्वेस्टिगेशन था। और इस इन्वेस्टिगेशन में ठीक जस्का लाल के समय, जस्का लाल केस में इन्वेस्टिगेशन करके और मनु शर्मा को आइडेंटिफाई कर लेना, गाड़ी के बारे में डिटेल पता कर लेना, ये सारी चीज 24 घंटे के अंदर हो चुकी थी। ये बहुत इन्वेस्टिगेशन, 24 घंटे बहुत, हाँ 24 घंटे नहीं, बल्कि मुझे याद है कि इंसिडेंट हुआ और रात में इंसिडेंट हुआ, सुबह हम लोग वहाँ पहुंचे, अब मैं भी पहुंचा वहाँ पे स्पॉट पे, और सुबह पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही हम लोग को पता लग गया, क्योंकि एक जो हमारा होमगार्ड था, जो बाद में कांस्टेबल हो गया, जिसने हिट किया गाड़ी को, जो गाड़ी लेके भाग रहे थे, यानी विकास जो है वो गाड़ी लेके भाग रहा था, और उस गाड़ी को हिट किया गया, शीशा उसका टूटा, उसका नंबर मिल गया हम लोगों को, उसने नंबर नोट कर लिया था। उस नंबर के बेसिस पे इत्तेफाक से जो हमारी सीनियर किरण बेदी आईजी थी चंडीगढ़ की, मैंने उसको फोन भी किया, और चंडीगढ़ से हम लोगों को गाड़ी के ओनरशिप का पता लग गया। और ओनरशिप से मालूम हो गया कि ये गाड़ी मनु शर्मा के पास है। तो केस तो इन्वेस्टिगेट किया, मतलब हो गया केस। तो ये तो बहुत आसान, तभी मैंने उस जमाने में कहा कि ये तो ओपन एंड शट केस है, इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन। लोगों ने बड़ी मेरी शिकायत की कि ये आमोद कंठ कहते हैं तो ओपन एंड शट केस, हमने है तो है। मेरे हिसाब से ये सब केस, ये केस या BMW केस, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बहुत ही एक अजीब नमूना थे केसेस, जिसको मैंने अपनी किताब में बहुत गहराई से एग्जामिन किया है। इसमें कोर्ट्स के क्या रोल है, लॉयर्स के क्या रोल है, मीडिया का क्या रोल है, सुप्रीम कोर्ट तक वकीलों ने और सुप्रीम कोर्ट तक जजेस ने किस ढंग से इस केस को इंटरप्रेट किया। सर थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं इंडियन पुलिस को। आप करो, कैसे करो। जैसे आपने भी 3-4 सवाल इस बुक में लिखे हैं कि भाई इंडियन पुलिस है वो बड़ी कॉलोनियल है, आर्काइव है, और इसके काम करने का जो तरीका है वो ये है कि कंट्रोल करके आप एडमिनिस्ट्रेशन करिए लोगों को। तो ये जो तरीका है पुलिसिंग का, जिससे लोग पुलिस से डरते हैं रादर देन वो एक सेफ्टी इंस्टीट्यूशन है, और पुलिस की कई बार भाषा जो है लोगों से, आम लोगों से बात करने की, वो इतनी असभ्य, और मैं आपको और भी एक्सटेंड तक जाऊं तो बड़ी बदतमीजी वाली होती है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप देखते हैं, तो इंडियन पुलिसिंग को आप इस तरीके से कैसे देखते हैं? उसको कॉलोनियल माइंडसेट 1860s वाला, जिसमें कंट्रोल करके ही सब कुछ पुलिसिंग की जाए।
देखिए ये कॉलोनियल माइंडसेट, ये हम लोग को उम्मीद थी कि अगर जैसा मौका मिला लोगों को, इस सरकार को, कि इसको मॉडिफाई करें, चेंज करें, तो बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चरल चेंज की आवश्यकता थी। स्ट्रक्चरल चेंज, जैसे भारतवर्ष की इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंज आया 91 के बाद, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी एक स्ट्रक्चरल परिवर्तन की आवश्यकता थी, जो नहीं हुआ। मैं स्पष्ट कर दूं आपको, जो 3 कानून आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, और एविडेंस एक्ट के अलावा पुलिस एक्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पुलिस एक्ट 1860 का ही है, आईपीसी भी 1861 का पुलिस एक्ट है, आईपीसी 1860 का था। और ये तमाम जो एक ट्रायका ऑफ लॉज, 3 लॉज हो गए और पुलिस एक्ट हुआ, और प्लस कनेक्टेड जो प्रिजन एक्ट भी है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी में एक होलिस्टिक चेंजेस अगर होते, बुनियादी परिवर्तन होता और उस कॉलोनियल कैरेक्टर को खत्म किया जाता, नए ढंग से पेश किया जाता, तो मैं समझता कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में परिवर्तन संभव है। लेकिन सिवाय इसके कि टेक्नोलॉजी से जो परिवर्तन हो सकता था, जो फर्क आ चुका है, और उसमें मैं क्रेडिट दूंगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स को, उन्होंने गाइडलाइन इशू कर दिए थे, जिसको इसमें ला दिया गया, एक लॉ बन गया। आपको पता है कि रूलिंग्स बाद में जाकर के किसी न किसी अमेंडमेंट के माध्यम से कानून बन जाता है, तो कानून बन गया। लेकिन ये सारे प्रोसेस में जो पुलिस का कैरेक्टर था, जुडिशरी का कैरेक्टर भी वही है। आपकी जुडिशरी ठीक वैसी जैसे पुलिस है, आपका प्रोसिक्यूशन वैसे ही जैसे पुलिस है, आपके लॉयर्स वैसे ही आर्गुमेंट करते हैं जो कॉलोनियल पैटर्न का आर्गुमेंट था। परिवर्तन तो आया नहीं ना, मतलब कि संविधान का जो एक इथॉस है भारतीय संविधान का, मैं समझता हूं कि ये सारे के सारे क्रिमिनल लॉज और पुलिस बीइंग द प्राइम मूवर, सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी पुलिस है ये सारी चीज में, इन लोगों ने भारत के संविधान के हृदय को, भारत के संविधान का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन आपके सामने तभी मग में रखता हूँ संविधान को, कि इसमें जो तमाम बातें हैं, या उसके अंदर जो एक नए समाज और नए परिवर्तन और नए प्रोसेस की कोशिश है संविधान में, उसको ये ला ही नहीं पाए, उसको नहीं ला सके। और जहां तक इंडियन पुलिस की बात है, इंडियन पुलिस और कैसे बिहेव करे, देखिए सीआरपीसी के अंदर और नए लॉ में भी किसी पुलिस ऑफिसर के पास के सामने अगर आप बयान देते हैं, आपका स्टेटमेंट तक एडमिसिबल नहीं। तो सवाल ये है कि जिसको इन्वेस्टिगेट करना है, जिसको सारा काम करना है, उसके सामने एक स्टेटमेंट ही तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, और जितने ओरल एविडेंस जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस होता है, उसी को आप कन्वर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में, फिर साइंटिफिक एविडेंस है, फॉरेंसिक एविडेंस है, बहुत सारे मटेरियल एविडेंस है, वो आते हैं। लेकिन ओरल एविडेंस ही बांधता है तमाम चीजों। अगर ओरल एविडेंस जो पुलिस के सामने आ रहा है, या पुलिस के सामने आप बयान दे रहे हैं कोई भी, अगर वो बयान की ही कोई कानूनी मान्यता नहीं है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में फ्लॉ है। मैं इस हद तक मान रहा हूं कि कॉन्फेशनल स्टेटमेंट को, जो कॉन्फेशन पुलिस के सामने किसी ने किया, आप उसको अलग कर दें, एक बार के लिए उसको साइड रख, वो कलेक्ट कर, लेकिन एक ऑर्डिनरी बयान भी तो एडमिसिबल नहीं है। तो ये एक कमी है, यानी पुलिस पे विश्वास नहीं, डरा धमका के वाली बात नहीं, तो पुलिस पे देखिए विश्वास ही विश्वास पैदा करता है। सर विश्वास पैदा कैसे होएगा? नहीं, दोनों बात है। एक तरफ तो दोनों साइड से अगर आप अविश्वास के आधार पे, अविश्वास की आधारशिला पे आप विश्वास की इमारत नहीं बना सकते। ठीक बात है, नहीं बना सकते हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम अविश्वास पे ही है। आप उठा के देख लें, जितने भी लॉज हमारे हैं, ये सारे लॉज के अंदर अविश्वास है पूरी तरह से। और इसलिए रिजल्ट ये होता है कि पुलिस ऑफिसर जो है शुरू से ही कोई गलत कॉन्कॉक्शन करने की कोशिश करता है, कोई फैब्रिकेशन करने की कोशिश करता है, ये सारी चीज होती है। तो कॉलोनियल, जैसा आप कह रहे हैं कि कॉलोनियल लॉ, अब इतने सारे लॉज चेंज हो रहे हैं, इसमें भी चेंजेस हुए, पर वो नाम चेंज कर दिया, उसमें माइनर चेंजेस हुए, बहुत कम, मुश्किल से 10% चेंजेस हुआ होगा शायद। वही सर, मैं आपको एक वो किस्सा याद दिलाता हूँ। जॉर्ज फ्लॉयड के मर्डर के बाद यूनाइटेड स्टेट्स में एक मूवमेंट चला, एंटी कॉप मूवमेंट, और जिसमें कहा गया कि डिफंड द पुलिस, कि पुलिस को धीरे धीरे डिफंड करके हमारे को एक नया पब्लिक सेफ्टी इंस्टीट्यूशन चाहिए रादर देन पुलिसिंग। और जो सिएटल के मेयर ने थोड़ा सा वहां पे बजट भी कम करके कोशिश करी, थोड़ा पोलैंड में भी हुआ, वहां पे वोटिंग भी हुई, और वोटिंग में हालांकि लोगों ने ये माना कि ये जैसी पुलिसिंग है वो ठीक है, पर इस तरीके का पब्लिक सेफ्टी इंस्टीट्यूशन क्या इंडिया में
संभव है पुलिस की जगह कोई और? पुलिस की जगह मतलब आप मतलब नाम बदलने से, देखिए पुलिस तो वर्ल्ड ओवर हर जगह पुलिस है, किसी न किसी फॉर्म में। अब सवाल ये उठता है कि इसमें जो परिवर्तन की आवश्यकता, आप सही कह रहे हैं। मैं लॉयड फॉयड के केस को मैंने सुना और देखा, और हमको लग रहा है कि इस तरह की चीज यहाँ बहुत हो रही है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इनकाउंटर्स, आप ये उठाइए कि जो फेक इनकाउंटर्स को इतना कुछ होने के बावजूद, इतने सारे इसकी शिकायत है, इतने क्रिटिसिज्म है, सब कुछ है, इसके बावजूद भी हर वक्त कोई ना कोई आपको पूरे देश में 2-4 सीनियर पुलिस लीडर आपको नजर आएंगे, आपको चीफ मिनिस्टर्स नजर आएंगे, आपको पॉलिटिशियंस नजर आएंगे जो कि इनकाउंटर्स को इनकरेज करते हैं, इंडोर्स करते हैं। वो कहते हैं कि इनकाउंटर सही है, उनके हिसाब से इनकाउंटर। अब बताइए इनकाउंटर को कैसे आप सही मान सकते हैं? और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कभी भी इनकाउंटर्स को परमिट नहीं किया, सवाल ही नहीं उठता है। और फेक कोई भी एक्टिविटी जिसमें इनकाउंटर सबसे खतरनाक माना जाता है, तो अब इस ढंग की चीज को तो कहीं ना कहीं आपको रोकना ही पड़ेगा। और रही बात बिहेवियर की, अब 2-3 बड़ी बुनियादी बात है जो कि नए कानून में नहीं है। एफआईआर के कैरेक्टर को चेंज कर देना चाहिए। एफआईआर है क्या? देखिए एफआईआर जो है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, किसी भी अपराध के बारे में जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एक इंफॉर्मेशन पुलिस को मिलती है, पुलिस उसको रिकॉर्ड करती है। यानी थाने, 17,000 थाने हमारे, वहां पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है। उस इंफॉर्मेशन को आपने रिकॉर्ड किया और वहां से इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि चूंकि एडमिसिबल एविडेंस बहुत कम मिल पाता है पुलिस को, एफआईआर एक एडमिसिबल एविडेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है, तो एफआईआर में लोग सब कुछ लोड करने की कोशिश करते हैं। एफआईआर तो शुरुआत है, एफआईआर शुरुआत है ना, बिल्कुल। वहां तो हर रिपोर्ट जो पुलिस के पास जाती है उसको एफआईआर में कन्वर्ट होना चाहिए। हालांकि अब ये जो चेंजेस हुए हैं उसकी थोड़ी प्रशंसा भी करनी चाहिए कि ये चेंजेस है कि अब आप ऑनलाइन आप एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। हालांकि उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस हैं कि बाद में कि पुलिस बाद में जाके वो थाने को इंडोर्स करेंगे, ये वो करेंगे। तो एफआईआर से जो शुरुआत होती है कहानी इन्वेस्टिगेशन की या पुलिस एक्शन की, वो शुरुआत ही होनी चाहिए। और एफआईआर इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट, जो एक माइलस्टोन्स किस्म की चीज है, या एक ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे अगर आप परिवर्तन लाएंगे तो पुलिस के बुनियादी कैरेक्टर में भी परिवर्तन की संभावना है। ओके सर, मैं आपको इससे भी थोड़ा पहले ले जाता हूँ। एफआईआर लॉज तक नहीं करते पुलिस के लोग, एक गरीब आदमी की, इतना इनएक्सेसिबल, इतना अबनॉर्मल कि उनसे आप बोलोगे कि मेरे साथ ये हुआ है, आप एफआईआर लॉन्च करो, उसको डरा धमका के भगा देंगे। हीनियस क्राइम्स तक में भी इस कंट्री में ही हुआ है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? रोज होता है। अभी बड़े मुश्किल से हम लोग, जिस समय हम लोग सर्विस में थे या आप लोग ने देखा, उसमें पूरे देश में करीब दिल्ली पुलिस की बात ले ली, दिल्ली पुलिस में 35-40 हजार केस रजिस्टर होते थे। बीच में कुछ ऐसे पुलिस लीडर्स आए, पुलिस कमिश्नर्स, जिन्होंने बहुत स्ट्रांगली फ्री रजिस्ट्रेशन को जोड़ लगाया। ठीक है। और अब दिल्ली पुलिस 3 लाख केस रजिस्टर कर रही है साल में, जो बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसकी बहुत प्रशंसा होनी चाहिए कि उन्होंने, उनमें इतना करेज आया कि फ्री रजिस्ट्रेशन काफी हद तक दिल्ली में आ गया है, दिल्ली में और जगहों के मुकाबले। पूरे देश में कोई 30-40 लाख केस होते थे, अब करीब 65 लाख केस होते हैं पूरे देश में। अगर फ्री रजिस्ट्रेशन हो जाए, मैं आपको बता दूं 4 करोड़ केस होंगे कम से कम। अगर फ्री रजिस्ट्रेशन हो जाए, मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूँ, अपने तजुर्बे से बोल रहा हूँ मैं, अगर फ्री रजिस्ट्रेशन 70-80% भी हुआ, और 2 चीज होती है, एक होती है बर्किंग ऑफ ऑफेंस, यानी ऑफेंस को आपने खत्म कर दिया, केस रजिस्टर नहीं किया। दूसरा होता है मिनिमाइजेशन, कि सीरियस ऑफेंस को आपने हल्का ऑफेंस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये दोनों चीज होती है। ये दोनों चीज अगर कर दिया जाए, मतलब कि इसको अलाउ किया जाए, परमिट किया जाए, तो देश में नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब सवाल ये है कि जिस ढंग से अभी केसेस को डील किया जा रहा है, उसमें इतने बड़ी संख्या में केसेस को इन्वेस्टिगेट करना कठिन तो होगा। तो पुलिस चाहती भी नहीं है, और कोई नहीं चाहता है, पॉलिटिशियन नहीं चाहता है, ब्यूरोक्रेट नहीं चाहता है, जो लोग पावर में लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये सारी चीज पुलिस के इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के दायरे में आए। ओके सर, मैं उसी एंटी कॉप मूवमेंट की बात करूंगा, जिसमें कुछ ये चीजें भी कही गई हैं कि भाई हीनियस क्राइम के लिए पुलिसिंग हो
और जैसे नॉर्मल चीजें होती हैं, किसी का आपस में झगड़ा है, उसके लिए कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी या इस तरीके का हो, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मैं मानता हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि जैसे यूएसए में करीब करीब 5,000 अलग अलग पुलिस फोर्सेस होंगी और ज्यादा होंगी, 5,000 पुलिस फोर्सेस। हमारे यहाँ पुलिस फोर्सेस एक तो सारे स्टेट्स हो गए 28, इसके अलावा 8 आपके हो गए यूनाइटेड टेरिटरीज, इनकी पुलिस फोर्सेस हैं, और इसके अलावा आपके स्पेशल पुलिस फोर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं 5-6, यही पुलिस फोर्सेस हैं अलग अलग। यूएसए में ये एक प्लस पॉइंट है और एक अजीब सी कहानी सिचुएशन बनती है यूएसए में कि वहां तो हर छोटी चीज के लिए अलग पुलिस फोर्स है। आपको पता होगा, पार्क पुलिस अलग है, ये पुलिस अलग है, वो पुलिस अलग है, तो इंडिपेंडेंट पुलिस फोर्सेस बहुत सारे हैं, और मैं समझता हूँ कि यहाँ भी हो सकती है। दूसरी चीज है कि रूरल पुलिसिंग यहाँ है ही नहीं। अगर हम ये मान के चलें, और ये सही है कि 65% या 70% आबादी देश की, 33% ही तो अर्बन सेंटर्स पे है ना, तो इतनी बड़ी आबादी देश की अगर गांव में बसती है और रूरल पुलिसिंग है ही नहीं, नाम का है, अर्बन पुलिसिंग भी प्रॉपर ढंग की अर्बन पुलिसिंग नहीं है। आप इस बात को समझ रहे हैं? तो ये जो पुलिस फोर्सेस का जो अलग अलग जो एक होना चाहिए, फॉर्मेशंस होना चाहिए, वो नहीं है। धीरे धीरे अब एक कॉन्फ्लिक्ट भी है बहुत बड़ा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हैं, जैसे आपको पता है कि पुलिस के अलावा बहुत सारी बॉडी, जैसे ईडी है, वो पुलिस बॉडी नहीं है, नॉन पुलिस बॉडी, या पुलिस के भी बहुत सारे फॉर्मेशंस है, एनआईए है, सीबीआई है, बहुत सारे फॉर्मेशंस है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट भी है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। हाँ, वो हमेशा रहता है। वो एक कॉन्फ्लिक्ट भी है कि भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में और ये लोग गवर्न हो रहे हैं पॉलिटिकल आइडियाज से, या वो भी उनकी दिक्कत है, तो पुलिस को जब तक आप इंसुलेट ना करें, हालांकि ये लोगों को स्वीकार्य नहीं होगा आसानी से, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर, अगर हम संविधान के माध्यम से या संविधान की रूपरेखा में भारतवर्ष के पूरे तंत्र को जांचना चाहते हैं या उसको लागू करना चाहते हैं, तो हमको पुलिस को और पुलिस से कनेक्टेड जितने भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उनको न्यूट्रल करना पड़ेगा, इंसुलेट करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। ओके सर, अभी सिक्के की दूसरी साइड देखते हैं, पब्लिक। यहाँ तो अगर पुलिसिंग ना हो, उस कंट्रोल तरीके से ना पुलिसिंग ना करे, तो लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। लॉ और ऑर्डर को तो मानने की बात ही नहीं है। तो ये दोनों तरीके से है, जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि आप पुलिस को तो बना दो एक बहुत हायर लेवल का, और आपके लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिक रूल एंड रेगुलेशन को भी फॉलो नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि कई बार तो लोग चालान कटवाने के वक्त, और ये इस तरीके की, मतलब उनमें इतना ज्यादा करप्शन को भी, पैसे को भी एक चीज मानते हैं कि पैसे से आप पुलिस को खरीद लेते हैं। और इंटरेस्टिंग सवाल मेरा ये भी है कि जब कोई चालान होता है तो पुलिस वाला वहां पे जो खड़ा है उससे फोन पे बात करवा दो और आपके सारे लोग खत्म हो जाते हैं। वो फोन किसका होता है, किससे बात करते हो आप लोग? ये सारी चीज जो है, ये सारी चीज इसको मान के चले कि एक लॉलेसनेस इसको कहेंगे हम, एक खास ढंग की लॉलेसनेस और रूल ऑफ लॉ। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि मेरा ऐसा मानना है कि जब तक कानून है या जो भी कानून है, उस कानून का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। और अगर आप उसको वायलेट करते चलेंगे और उस वायलेशन में हर किस्म के फोर्सेस रहेंगे, जैसे इसकी चर्चा आप कर रहे हैं, तो फिर तो पुलिस के लिए बहुत डिफिकल्ट है। अब सवाल यह है कि ये सारी चीज संभव तभी है जबकि पुलिस को आप एक जुडिशियल बॉडी के साथ जोड़ करके और एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पे आप उसको अलाउ करें कि वो फंक्शन करे। आप इस बात को समझ रहे हैं? अभी मैंने एक प्रदेश की यात्रा में करता रहता हूँ, बिहार की, मुझे देख के बड़ा महान आश्चर्य हुआ कि पुलिस हेडक्वार्टर में डीजी पुलिस का ऑफिस था जिससे हमारी मीटिंग थी, उसके बगल मैंने देखा कि चीफ मिनिस्टर का भी एक ऑफिस है। अच्छा, आई वाज टोटली सरप्राइज्ड। हमने कहा कि ये मुख्यमंत्री और जो दूसरे लोग हैं पुलिस हेडक्वार्टर में, उनके ऑफिस होने का क्या मतलब है? आप समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब कि बाजाबता मुख्यमंत्री का ऑफिस है पुलिस हेडक्वार्टर में। मुझे बड़ा ताज्जुब लगा, चूंकि एक जमाने में जब मैं गोवा का डीजीपी था तो मेरी बहुत बड़ी मेरी संघर्ष हो गई अपने मुख्यमंत्री के साथ, क्योंकि उनकी आदत थी कि पुलिस हेडक्वार्टर आकर के मीटिंग्स किया करते थे और पूरे फैसले कर लेते थे। मैंने अपोज किया इस चीज को, और वो अपोजिशन का ऐसा स्वरूप बना जोर शोर से, पब्लिक डिबेट बन गया सारी चीज, और फिर मैं बहुत दिन नहीं रह पाया वहां पे। वो एक अलग कहानी है गोवा की। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि पुलिस हेडक्वार्टर में
बाजाप्ता मुख्यमंत्री का और चीफ सेक्रेटरी सबों का ऑफिस ये है कहाँ पे है वजह से? बिहार। बिहार में मतलब ये तो नहीं, मेरी एक बात मैं कह रहा हूँ, मेरा ये मुझे नहीं पता है कि किस वजह से इन लोगों ने इस ऑफिस को खोला, लेकिन पुलिस एक लॉ एनफोर्समेंट बॉडी है। पुलिस का काम है कानून के मुताबिक और सिर्फ कानून के मुताबिक काम करना। ठीक है। ठीक है, कानून गलत या सही पहले उसकी चर्चा हम ना करें, लेकिन जो भी कानून है, मैं ये अलग बात है कि मैं कह रहा हूँ और बहुत स्ट्रांगली कहता हूँ कि स्ट्रक्चरल चेंजेस की आवश्यकता है, लेकिन जब तक नहीं है जो कानून चल रहा है उसको कहीं ना कहीं जुडिशरी या संविधान के मापदंड पे हम तौलते रहते हैं कानून को, ये इसकी जरूरत भी है। और बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिसको कि अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया गया, बहुत सारे कानून को खत्म किया गया। तो मेरा ये मानना है कि ये तो एक इंडिपेंडेंट वर्क है ना, इसमें किसी आउटसाइडर का इन्फ्लुएंस जो लॉ एनफोर्समेंट का पार्ट नहीं है, गलत है। सर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कितना % रहता है पुलिसिंग में, स्पेशली जो मेन केसेस में, मेन पॉलिटिकल केसेस में? भारतवर्ष में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन उस पे 100% है मेरे विचार है इसके ऊपर। देखिए, हर पॉलिटिशियन को ये अधिकार है कि पुलिस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे। हर पॉलिटिशियन को राइट है कि वो अपनी बात कहे। यानी अगर मान लीजिए हम पॉलिटिशियन, और चूंकि भारतवर्ष के इस पूरे परंपरा में गरीब, बेसहारा, परेशान, जिनके साथ कानून ढंग से पालित नहीं हो रहा हो, जिनके साथ अन्याय हो रहा हो, उनको पूरा अधिकार है कि किसी के माध्यम से वो अपनी बात कहें। ये अधिकार है, और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की ड्यूटी है कि वो सामने बात को लाए। ये इसका जो एक सही तरीका ये भी हो सकता है। तो अधिकार तो है, हर पॉलिटिशियन को अधिकार है, पब्लिक फिगर को अधिकार है कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में अपने विचार को रखे। अगर कोई अन्याय हो रहा है तो अपनी बात कहे, अगर कोई बेसहारा, परेशान, गरीब ऐसा है तो उसकी बात को पेश करे पुलिस के सामने। लेकिन पुलिस को क्या करना है, फैसला पुलिस करे। अगर पुलिस इंडिपेंडेंट होगी तो वो फैसला वही करेगी जो कानूनी तौर पे सही है और जिससे अन्याय ना हो और न्याय मिले। ये एज ए पुलिस ऑफिसर मेरा ये कहना है। देखिए, मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे रहे अधिकतर लोगों के साथ, लेकिन एक चीज है कि जहाँ झगड़ा हुआ वहां पे, अब जैसे मुख्यमंत्री थे, मैं पहली पोस्टिंग पांडिचेरी में हुई। चीफ मिनिस्टर का तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मैंने चर्चा की है। वो जो लॉयर, उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर कोई केस बना एक एमएलए और किसी पान वाले के साथ, और उसके बाद जो है मैंने केस रजिस्टर कर दिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि भाई ये तो असंभव है, क्योंकि वो एमएलए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा रहना बड़ा डिफिकल्ट है यहाँ। फिर लेकिन तारीफ की उसने कहा कि लेकिन तुम सर्विस की शुरुआत में इस आदमी में इतना करेज है कि ये कह सके, इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ, लेकिन ये यहाँ रहेगा ना। तो मैं चल पड़ा वहां से। हर जगह यही हुआ, गोवा में यही हुआ, अरुणाचल प्रदेश में चीफ मिनिस्टर जो मेरे थे वो बड़े नाराज हुए, मैं निकल पड़ा। तो मेरा ये कहना है कि ये उनका प्रिविलेज है कि वो अपने को एस्टैब्लिश करें। ये मेरा प्रिविलेज भी है कि मैं कानून के मुताबिक काम करूं। हाँ बिल्कुल, बात सही है। तो ये एक संघर्ष है, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी का संघर्ष, मैं ऐसा मानता हूँ। सर जैसे उसी चीफ मिनिस्टर की बात करूंगा, आपने बुक में भी लिखा है कि उस चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आप मेरे को कानून मत समझाइए, क्योंकि वो खुद लॉयर थे, पर ये कानून मत समझाइए एक ये धमकी भी होती है पॉलिटिशियन। हाँ, तो वो तो नॉर्मल डायलॉग हो रहा है, वो समझता है, और सभी समझते हैं, जितने भी आपके पॉलिटिकल मास्टर्स हैं सर, वो समझते हैं कि ये पूरा का पूरा साम्राज्य है उनका। ये डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, प्रजातंत्र जो है उसमें प्रजा का तंत्र है, और जो लोग जीतते हैं और सामने आते हैं एक प्रजा के नुमाइंदे होकर के, ये उनकी सरकार है। अगर उनकी सरकार है तो पुलिस तो सरकार का हिस्सा है, ऐसा वो मानते हैं। बिल्कुल। तो उनको अधिकार है कि वो ऐसा मानते हैं कि अधिकार है कि उनके मुताबिक फैसले हो। लेकिन फैसले इतने आसान तो नहीं है ना। भारतवर्ष की स्थिति में खास करके, इतना कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में फैसले इतने आसान नहीं है। बिल्कुल। सर 3 क्वेश्चन और हैं छोटे छोटे। आपको क्या लगता है कि हायर लेवल पे करप्शन ज्यादा है पुलिसिंग में या लोअर लेवल पे? जैसे मैं बिल्कुल लोअर लेवल की बात करूं कि कई पुलिस के लोग ऐसे भी होते हैं, मैंने देखे भी हैं कि वो नॉर्मली जो छोटे से छोटे कांस्टेबल हैं, वो मार्केट में जाएंगे, मूंगफली ले लेंगे, उसके पैसे नहीं देना, गन्ने का जूस फ्री में पी लेना। मतलब बिल्कुल ये मैं आपको गॉसिप लेवल की बातें बता रहा हूँ। या हायर लेवल के वाले लोग हैं कि अच्छा बहुत अच्छे से चल रहा है, और एक इमेज और पर्सोना भी बना रहता है कि ये बंदा बड़ा हॉनेस्ट है और आप अपना पीछे से घर भर रहे हो। करप्शन
जो करप्शन है यहाँ तो सर्वव्याप्त है, हर जगह है। अब मैंने कल परसों की बात मैं कह रहा हूँ, परसों जो है किसी एक बहुत रिमोट जगह पे जहाँ मैं पंचायत की एक मीटिंग में था, तो जो व्यक्ति है वो वहाँ के 315 पंचायत का मुखिया है, यंग फेलो, 38 साल की उम्र है, पढ़ा लिखा लड़का है, बड़ा स्मार्ट था। बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कैसे मुखिया बन गया, मतलब मुखिया का प्रमुख है। अच्छा, वहां पे गया डिस्ट्रिक्ट के मुखिया का प्रमुख, नाम भी ले लूं, राजीव रंजन। तो राजीव रंजन से अब मैं महिलाओं से बात कर रहा था, बच्चों से बात कर रहा था, समस्याएं क्या थी, चाइल्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिज, और जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं या ड्रॉप आउट हो रहे हैं उनके बारे में गाँव में हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे बच्चों को मदद की जाए। तो हमने कहा तुम्हारे मुताबिक राजीव रंजन क्या समस्या है अंत में? उसने यही कहा, करप्शन। उसने कहा कि अगर एक समस्या हमको कहा जाए कि जिसकी वजह से ये स्थिति पैदा हो रही है जो आप देख रहे हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो भ्रष्टाचार ही है, हर लेवल पे भ्रष्टाचार, उसने बताया। और वो काफी समझदार आदमी लगा हमको। पुलिस में भी आप नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं होगा और है, लेकिन पुलिस लीडरशिप जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये नहीं कि हम फौज से कंपेयर शायद ना कर सकें क्योंकि हम पब्लिक के बीच में घुसे हुए हैं दिन रात, लेकिन लीडरशिप अगर स्ट्रांग हो और लीडरशिप में फैसला हो कि उनको खास ढंग से काम करना है और उस ढंग में करप्शन अगर नहीं है, आप जैसे ही कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं तो करप्शन खत्म हो जाता है या करप्शन नहीं होगा। तो वो लीडरशिप या उस ढंग की अगर पहचान अपने लिए आप कायम करते हैं और अपनी फोर्स के लिए करते हैं तो उसका असर होता है, एकदम होता है। और ऐसा मेरी समझ है कि उसका असर होता है, उसके मुताबिक लोग काम करते हैं। तो करप्शन का फॉर्म हर जगह है, ऊपर से लेकर नीचे तक, लेकिन करप्शन जहां ऊपर से हो रहा है, लीडरशिप में हो रहा है, वो बहुत ज्यादा घातक है बनिस्बत उसके जो लोअर लेवल्स पे हो। ओके, आर्यन सर, एक दो क्वेश्चन है मेरे। हाँ बताओ। जैसे आपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात की, उसमें प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा कि विद इन प्रिजन जो प्रिजनर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है विद ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, उसकी वजह से प्रिजन जो मैनुअल्स है उनको रिवाइज करना पड़ेगा। उन्होंने ये जजमेंट दिया। अब हम देखते हैं कि पुलिस सिस्टम को हमने एक तरीके से मोनोलिथिक एंटिटी मान रखा है कि वो पूरी हायरार्की है और उसमें अलग अलग पोजीशन है। तो उनके बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो पब्लिक में बहुत कम आता है। एक तो पर्टिकुलरली ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड कास्ट, जो कि हमें फिल्मों में देखने को मिलता है, कई बार बुक्स में देखने को मिलता है। तो वो डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है जो पुलिस के अंदर होता है? देखिए, पहले तो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्क्रिमिनेशन के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा आश्चर्य है कि आज तक मैंने संविधान के बावजूद, तमाम चीजों के परिवर्तन के बावजूद ये कैसे चल रहा है, ये ताज्जुब की बात है। सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा मैं करूंगा कि उन्होंने ऐसा एक डायरेक्शन दिया कि ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई जगह नहीं है। ऑफिशियली अगर आप देखें, ये तो ऑफिशियल चल रहा था ना, यानी ऑफिशियली कास्ट हायरार्की को पूरी तरह से थोपा जा रहा था प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, जो गलत था, एकदम गलत था और अब तक है। वो उसके मुताबिक लोगों को कैटेगराइज किया जा रहा है कि जो हायर पोजीशन में है उनके साथ ये उनको सुविधा मिलेगी, लोअर है वो काम करेंगे जो कि आमतौर पे मतलब सरवारा काम करता है या जो गरीब लोग होते हैं काम करते हैं। पुलिस में ऑफिशियली इस ढंग की चीज नहीं है, कम है, बहुत कम है। बहुत जमाने पहले इस बात का था कि जो लोअर कास्ट के लोग थे या लोअर तबके के लोग थे, उनसे उम्मीद की जाती थी कि खास ढंग का रोल परफॉर्म करेंगे। पुलिस में परिवर्तन है, ऐसा मैं मानता हूँ, हर जगह ये परिवर्तन जरूर है कि ठीक है, अभी तक जो 80% पुलिस फोर्स है, जो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल होते हैं, 80% पुलिस फोर्स में, इसके बावजूद कि उनके पास अथॉरिटी है, पावर है, कानून में उनकी जगह है, वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ये अलग बात है। लेकिन अभी तक जो लोअर सबऑर्डिनेट्स उनको हम कहते हैं, लोअर सबऑर्डिनेट, हेड कांस्टेबल से नीचे, लोअर सबऑर्डिनेट को एक कास्ट की हायरार्की के समान मैं इस ढंग से इंटरप्रेट करता हूँ। उसमें जो 75 से 80% पुलिस ऑफिसर्स हैं जो लोअर सबऑर्डिनेट्स हैं, जिन पे निर्भर करता है पूरा का पूरा पुलिस तंत्र, क्योंकि 80% है उनको जिस ढंग से देखा जा रहा है, उनको जिस ढंग से रोल असाइन किया जाता है, वो करीब हमारी कास्ट हायरार्की से मिलती जुलती रोल है। मैंने आपकी बात है, उस बात का मैं ऐसा एक विवेचन कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ अपने मन में
उनके रोल को चेंज करना ही पड़ेगा। जैसे हम अगर ब्रिटिश पुलिस से कंपेयर करें इंडियन पुलिस को या बहुत सारी यूरोपियन पुलिस फोर्सेस, तो वहाँ पे कांस्टेबल जो होता है, पुलिस कांस्टेबल, सारे पुलिस ऑफिसर पुलिस कांस्टेबल के तौर पे ही ज्वाइन करते हैं और वही कांस्टेबल से लेके चीफ कांस्टेबल तक, चीफ कांस्टेबल सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर होता है। जैसे काउंटीज वहाँ होते हैं, मैंने बहुत काम किया है ब्रिटिश पुलिस में जाकर के, बड़ा गहराई से मैंने देखा है। कांस्टेबल टू चीफ कांस्टेबल जो 7 स्टेजेस है या 5 स्टेजेस हैं, तो कोई फर्क नहीं है ज़्यादा। कांस्टेबल भी उतना ही इंडिपेंडेंट है और उस ढंग से ही वो बिहेव कर सकता है जैसा कोई सीनियर सार्जेंट कर सकता है या असिस्टेंट चीफ कांस्टेबल कर सकता है या चीफ कांस्टेबल कर सकता है। ऐसा मैंने देखा, खुद देखा मैंने। तो ये चीज ईस्टर्न की जो परंपराएं इंडियन पुलिस में है, वो कहीं ना कहीं सोसाइटल या सोशियो इकोनॉमिक जो कैटेगराइजेशन है या जो अलग अलग बने हुए हैं फेजेस या स्टेजेस बने हुए हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। सर जैसे हाँ। सर जैसे हम जेंडर की बात करते हैं पुलिसिंग में, तो जो बाकी जैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, अभी तो पार्लियामेंट में भी लॉ पास हो गया है कि विमेन को 33% रिजर्वेशन मिलती है। करेक्ट। जो जेंडर या फिर वो जो विमेन का पार्टिसिपेशन है पुलिस में, वो तो 20% से भी कम है एक तरीके से देखें तो जो 50% पॉपुलेशन है, और अगर विमेन हम देखें पुलिस में तो वो 20% से भी कम है एक तरीके से। तो आपको क्या नहीं लगता कि जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन होनी चाहिए पुलिस में? नहीं, पुलिस में धीरे धीरे यानी मैं बात करूं, अगर मेरी कहानी 50-51 साल की हो गई जब मैंने सर्विस ज्वाइन किया था, तो धीरे धीरे जो पार्टिसिपेशन है विमेन पुलिस ऑफिसर्स का, लेडी पुलिस ऑफिसर्स का, वो पार्टिसिपेशन बहुत बदल चुका है। और हम समझते हैं कि उन लोगों ने काफ़ी जगह बना ली अपनी, और हर क्षेत्र में बना ली। पहले ये था कि वो सिर्फ रिपोर्टिंग पे होते थे या सिर्फ वहीं होते थे जहाँ की लिमिटेड किस्म की पुलिस एक्टिविटी थी जिसमें विमेन पुलिस का एक रोल था। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बच्चों के साथ या महिलाओं के साथ या ड्यूटी रूम में उनकी जगह होती थी। उनकी अपनी समस्याएं हैं लेडी पुलिस ऑफिसर्स की, जिसको वहीं वो शायद पूरा कर सकते थे। अब जो विमेन पुलिस ऑफिसर्स वो हर ढंग के काम में, ट्रैफिक में भी हैं, क्राइम लॉ एंड ऑर्डर में भी हैं, हर जगह है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो फर्क तो आया है, उस फर्क को हम 10-20% फर्क मान सकते हैं। और ये धीरे धीरे जो आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात कह रहे हैं, इसको ऑफिशियली तो हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है सबों ने। अब कहीं से ये कोई पुलिस लीडर किसी भी प्रदेश का डीजीपी नहीं कर सकता है कि हम नहीं करेंगे। अब ये मजाल उसकी नहीं होगी कि मना कर दे। तो सैद्धांतिक तौर पे हमने स्वीकार कर लिया कि विमेन पुलिस को कम से कम 30% तो होना ही चाहिए, 50% नहीं तो। और शायद ये हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि आने वाले 8-10 साल में ये हो जाएगा, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि लेडी पुलिस ऑफिसर्स का परफॉर्मेंस मेल पुलिस ऑफिसर्स से बहुत क्षेत्रों में बहुत बेहतर होता है। हाँ। और धीरे धीरे एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे जो मेरा ताल्लुक है बहुत गहरा प्रयास की वजह से या वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से, सोशल लेजिस्लेशंस यानी वो तमाम कानून या वो तमाम काम जो महिलाओं से, बच्चों से, वृद्धों से, डिसेबल्ड से, इस ढंग की या गरीबों के, इनसे संबंधित जो सोशल लेजिस्लेशंस हैं, उसमें पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बढ़ता चला गया और बढ़ा है। और उस रोल में विमेन पुलिस ऑफिसर, लेडी पुलिस ऑफिसर का परफॉर्मेंस, उनका रोल और ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आने वाले समय में। तो मैं परिवर्तन की तरफ चीज़ों को बढ़ते हुए देख रहा हूँ। बियॉन्ड दिस बुक मैं थोड़ा सवाल अलग ही टाइप के पूछ रहा हूँ, ऑप्शनल, आप जवाब देना चाहें ना देना चाहें। ये जो अभी नई पॉलिसी शुरू हुई है हमारी कि हम अमेरिका में घुस के टेररिस्ट को पकड़ रहे हैं या मारने को, पन्नुन केस चल रहा है। अभी उसमें निखिल गुप्ता का स्टेटमेंट आया कि 7 साल से मैं जेल में हूँ यूएसए में, एंड नोबडी हैज अप्रोच्ड टू ट्राई टू सेव मी। जबकि चार्ज ये था कि रॉ का एजेंट है, ही ट्राइंग टू एलिमिनेट टेररिस्ट, जैसा कि उसने बताया। इट इज ऑल ऑन रिकॉर्ड। एक वो, दूसरा आप फेक एनकाउंटर के खिलाफ हैं, you've seen through all your career। आपने बल्कि थर्ड डिग्री भी नहीं यूज किया कर्ण साहब ने। कई बार मैंने आपका इंटरव्यू किया तो थर्ड डिग्री भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। लेकिन उसी बीच में ये केपीएस गिल ने जो पंजाब में किया, कंट्रोल किया ना टेररिज्म को, उसको आप जस्टिफाई करते हैं, अप टू यू, ऑप्शनल। नहीं, देखिए जस्टिफाई तो करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है जस्टिफाई करना, क्योंकि आप एक बांध को तोड़ देते हैं।
इस ढंग की किसी परंपरा को स्वीकार करते हुए या एंडोर्स करने में आप एक बांध तोड़ देते हैं, फिर फ्लड है, फिर उस तूफान में बहुत कुछ हो जाता है। एग्जैक्टली। और यही इनकाउंटर्स में हो रहे हैं और ये तमाम चीजों में हो रहा है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मैं बुनियादी तौर पे इसको मान के चलता हूँ, क्योंकि बिना उसको किए भी काफी संभावनाएं बचती हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज है जैसे केपीएस गिल ने किया या किसी और ने किया या बहुत सारी जगह, ये सही है कि कानून कभी भी, कोई भी प्रजातांत्रिक कानून कभी भी पुलिस को इतनी अथॉरिटी नहीं दे सकता है कि वो इस ढंग के एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस से डील कर सके। वो दे ही नहीं सकता है। मतलब ये प्रजातंत्र के इथॉस के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ अगर आप ये कहें। तो वहां पे अगर आप पुलिस से उम्मीद करते हैं कि वो कंट्रोल कर लेगा, तो वो सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का इस्तेमाल वो कर रहा है और उसके लिए पूरी की पूरी बहुत बार सोसाइटल इंडोर्समेंट मिल रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दूं भागलपुर ब्लाइंडिंग, बिल्कुल बिल्कुल। भागलपुर ब्लाइंडिंग की बात मैं कहूँ कि भागलपुर में आपको याद है ना कि वो कहानी जो ब्लाइंडिंग, वो जो आंख में एसिड डाल करके जो पिक्चर बनी उस पिक्चर बनी, गंगा जल जो पिक्चर बनी, तो वहां पे मुझे पता है, क्योंकि मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस, हमारे मित्र थे जो लोग वहां पे सीनियर पोजीशन पे थे, बहुत स्ट्रांगली पब्लिक ने सपोर्ट किया। राइट। और इस ढंग की सपोर्ट बहुत जगह पाई गई। अभी भी होते हैं, हैदराबाद में अभी भी हो रहे हैं। हैदराबाद के आसपास जो हाँ, किसी अभी हुआ था। लड़की के पास रेप हुआ था, उसको जला दिया गया था, याद है। उसके बाद जो गार्डलैंडिंग हुई लोगों की, जो लोग मतलब जिन लोगों ने उनको लाया और मार दिया, वहां पे प्रैक्टिकली मार दिया गया। देखिए, किलर्स पे किल, ये हर आदमी इस बात को जानता है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक कमेटी बनाई जिसमें हम लोग के सीनियर्स गए, लेकिन किसी ने कोई रिपोर्ट शायद नहीं की, और लेकिन उसमें कहीं कोई किसी के दिमाग में कोई संदेह नहीं है कि इट वाज ए फॉल्स इनकाउंटर। जो एक बहुत ही जो नोटोरियस हमारे यूपी के थे, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, जिनको फिर ले जा करके वैसे ही मार दिया गया उनको भी। तो जो 3-4-5 घटनाएं हुई उसमें मतलब देखा जाए तो फॉल्स इनकाउंटर था, लेकिन उस इनकाउंटर को बहुत स्ट्रॉन्ग पब्लिक सपोर्ट मिला। तो ये सारी बातें गलत है। रही बात जो पहली बात जो आप बता रहे हैं कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन तो पुलिस के पास नहीं होता है। अमेरिका क्लेम करता है कि वो किसी भी कंट्री में ऑपरेट कर सकता है, उनके कानून में कुछ प्रावधान है। अच्छा, हाँ है, और हमारे कानून में भी इंसिडेंटली जो चेंजेस लॉ में हुए हैं उसमें ये प्रोसेस किया गया है कि देयर आर सर्टेन क्राइम्स जो हिंदुस्तान में कमिट हो रहे हो, जो हिंदुस्तान से बाहर कमिट कर रहे हो, इंडियन पुलिस को एक ढंग से अथॉरिटी दी जा रही है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके। और अमेरिकन पुलिस ने अपने ऊपर ये बहुत पहले से ले रखा है कि हम तो बड़े कमाल हैं और हम दुनिया के किसी देश पे ऑपरेट कर सकते हैं। आखिर ओसामा बिन लादेन का जब ये हुआ, उसको उठाया गया, मारा गया, तो बराक ओबामा, जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला, तो बराक ओबामा तो वॉच कर रहे थे, टीम के साथ वॉच कर रहे थे। तो ये बड़ी अजीब कहानियां हैं। ये कहानियों का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो ग्लोबल लेवल पे दूसरे कंट्री में घुस करके लोगों को पीट देना, लोगों को मार देना, ये तो जाहिर है कि ये टेरिटोरियल सॉवरेनिटी के एकदम खिलाफ है और इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता है। लेकिन इस वायलेशंस को, जैसे देश के अंदर इस वायलेशंस को लोग स्वीकार कर लेते हैं पब्लिक ओपिनियन की वजह से, वैसे ही ग्लोबल लेवल पे इस वायलेशंस को लोग स्वीकार कर लेते हैं, ऐसा मैं कहूँगा। हाँ, एग्जैक्टली। सर, एक और क्वेश्चन था, जैसे आप इंटरव्यू के दौरान जैसे आप कहते हैं कि लोगों को पुलिस पे विश्वास करना चाहिए, और जैसे कई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं इंडिया में, पुलिस भी मान सकते हैं, सीबीआई भी मान सकते हैं, एनआईए भी, ईडी भी एक तरीके से मान सकते हैं। इन एजेंसीज में आपस में ही विश्वास नहीं है, एक तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो आप लोगों से कैसे एक्सपेक्ट करते हो? ये एक ढंग का मतलब इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुरानी कहानी है, हर जगह हुआ। हाँ, तो सर और कैसे इसकी वजह से लोग सफर भी किए। ये बॉम्बे पुलिस में बहुत हुआ, दिल्ली पुलिस में बहुत हुआ, हम लोग के जानते। इंटर डिपार्टमेंटल या इंटर एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो होते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये तो सवाल ये है कि इससे लाभ तो होता नहीं है, और जब तक कि लोग सभी एक कंसर्टेड मिल करके, सबका ऑब्जेक्टिव वही है। और हमने देखा कि जहाँ पे, जैसे मुझे याद है कि जिस समय ये पंजाब मिलिटेंसी बहुत बढ़ गई और असैसिनेशंस होते चले गए, जिसमें कि मेरे पास ललित पाकिम केस, अर्जुन दास केस था, और फिर जिल वैद्या के केस हुआ। तो जिल वैद्या के केस हुआ तो मैं दिल्ली पुलिस में था, लेकिन मैं बाजाप्ता पुणे गया और एक टीम के साथ हम लोगों ने काम किया। तो सीबीआई का आईबी में अजय डोवल थे, हम लोगों के साथ बाजाप्ता थे, हम लोगों के साथ काम किया उस दौरान।
तो ये लोग जो थे, जो सीबीआई के टॉप ऑफिशियल्स, आईबी के टॉप ऑफिशियल्स, स्टेट पुलिस, यानी उसमें मुझे याद है कि राजस्थान पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, गुजरात पुलिस, दिल्ली पुलिस और इस ढंग से पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, ये जो पुलिस फोर्सेस थे यहाँ के टॉप, आई वाज रिप्रेजेंटिंग दिल्ली पुलिस, क्योंकि दिल्ली में बहुत काम हुआ था। तो हमने जब साथ मिल करके काम किया तो रिजल्ट हुआ। आप देख सकते हैं कि केसेस वर्कआउट हुए, कन्विक्शंस हुए। तो ये तो इनको साथ मिलकर काम करना ही पड़ेगा जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आएंगे। सर एक थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन हो गया। पॉलिटिकल इन द सेंस कि आपने कहा कि जैसे सीबीआई में जब आपने काम किया तो उनके काम करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, जैसे वो रिप्रेजेंट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं केसेस को। और जैसे एक बार बहुत दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बार सीबीआई को कहा था कि वो केस्ड बर्ड है एक तरीके से, और उनको उस मेंटेलिटी से बाहर आना चाहिए कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग उनको वर्क नहीं करना चाहिए। सीबीआई कैसे बदली है लास्ट के 2 डेकेड्स में? नहीं, बदली नहीं है। सीबीआई बेहतर नहीं हुई है, मैं स्पष्ट कर दूं आपको। सीबीआई की तारीफ मैं करता हूं उनके मेथड्स की वजह से। जो मेथड्स है, अगर सीबीआई की किसी फाइल को आप उठाएं इन्वेस्टिगेशन की, तो जैसे लोकल पुलिस में जो जिस ढंग से इन्वेस्टिगेशन होती है उससे सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन काफी अलग होती है। और दूसरी चीज है कि हम लोग भारतवर्ष में एक और चीज है जो आप समझें शायद, कि हमारे यहाँ ये इट इज कॉल्ड एक्यूजेटरी सिस्टम। एंग्लो सैक्सन मेथड ऑफ जो पुलिसिंग है उसके अंदर हम एक्यूज्ड को मान के चलते हैं कि एक्यूज्ड एफआईआर के अंदर, ठीक है। वेयर एज जो रियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए वो इंक्विजिटरी होनी चाहिए, यानी आप सच्चाई को पता करने की कोशिश करें, उसके मुताबिक एविडेंस लाएं और जस्टिस देने की कोशिश करें। वो जस्टिस एक्यूज्ड के हक में भी हो सकता है, लेकिन पुलिस को ये अथॉरिटी नहीं है। सीबीआई के फाइल्स पे हम लोगों ने हर वक्त वो सारे फैक्ट्स को भी लाया जो कि एक्यूज्ड के हक में है, लेकिन जब ये फैसला करने की बात होती है तो हम फैसला कभी उस पॉइंट पे नहीं करते हैं। तो सीबीआई में ये मेथड की बात रही बात पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात, हरदम था, हरदम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सीबीआई के ऊपर हायर लेवल पे हर वक्त था। जब मैंने सर्विस ज्वाइन की, और मुझे याद है कि जो इंडिया के लीडिंग अभी जो सबसे बड़े लोग हैं कैपिटलिस्ट, उन लोगों के खिलाफ 15 केसेस थे, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। पॉलिटिशियंस बहुत सारे थे जो बहुत सारे केसेस में इन्वॉल्व थे। पॉलिटिकल पावर, जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है उनके हक में या उनके लीडर्स के हक में या उनके जो लोग हैं जिनके खिलाफ सीबीआई केसेस थे, तुरंत केस को ड्रॉप किया जाता था। ये एकदम क्लियर है। मैं आपको बता दूं, हवाला केस जिसको मैंने इन्वेस्टिगेट किया और मुझे बड़ी परेशानी हुई, मैंने अब तक वो पार्ट लिखा नहीं है किसी किताब में। हवाला केस में आपको पता है कि उस केस के अंदर एक फॉर्मर प्रेसिडेंट, 4 गवर्नर, फॉर्मर गवर्नर, 20 से ज्यादा चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्वॉल्व थे। और जिस समय उस केस को हम लोगों ने एकदम सही पॉइंट पे ला दिया कि हम लोग एकदम साबित कर चुके हैं कि ये हो गया, मुझे हटा दिया गया, मैं सीबीआई से निकाल दिया गया और मैं भी खुशी खुशी चला गया कि चलो भाई दिल्ली पुलिस गए, फिर मिजोरम भेज दिया, वहां पहुंच गया मैं। लेकिन फैक्ट यही है कि उन लोगों ने केस को किल कर दिया, केस को किल कर दिया। वो हवाला केस जो है वो कभी भी हवाला केस उस अंजाम पे नहीं पहुंच सका, क्योंकि इससे ज्यादा संख्या में पॉलिटिशियंस किसी केस में आज तक इन्वॉल्व नहीं हुए। एक केस में ये सबसे बड़ा केस था, आपको बता दूं मैं। और उसमें हर ढंग, इनफैक्ट पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका नाम भी आ रहा था अशोक मेहता के मामले में, महाराजा और राजा लोगों के। तो ये जो है, तो इसमें ये सारी चीज, अब ये बात तो 1990s की है और अब की चर्चा आज जो कुछ हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं। तो सीबीआई भी कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकी। सीबीआई के ऊपर हर वक्त किसी न किसी पार्टी इन पावर का या किसी गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल या इन्फ्लुएंस रहा, हर वक्त रहा। मैं आज ही क्यों कहूँ कि आज है, आज तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कल नहीं था। तो मैं तो ये 91 की कहानी कह रहा हूँ आपको। वो हमेशा से रहा है। तो हमेशा से रहा है, उसमें कोई नई बात नहीं है ये। लेकिन इसके अलावा जो बहुत सारे, जो इसमें जब आप जाएंगे तो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस था वो करीब करीब हर केस में अप्लाइड होता है। फैसले जो लिए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें फैसले अलग अलग लेवल पे होते हैं। कुछ फैसले जो है डीआईजी लेवल पे, कुछ आईजी लेवल पे, कुछ ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल डीजी लेवल पे, कुछ डायरेक्टर सीबीआई के लेवल पे, वो अलग अलग तरीके हैं फैसलों के। तो उन फैसलों में फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा देखा गया है हर वक्त। ओके सर, आखिरी एक और 1.5 सवाल।
नारकोटिक्स में भी आपने काम किया और बहुत अच्छा काम किया, ड्रग पैडलर्स को पकड़ना और ये सारा का सारा। पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि आज के टाइम में जहाँ पे पुलिस की चौकी होती है उसी के जस्ट बगल में ड्रग पैडलर्स अपना वीड और जितने भी हेरोइन और ये सब बेच रहे होते हैं, बिल्कुल बगल में। जैसे आप बता रहे हो ना, उसी बिहार के सेक्रेटेरिएट पुलिस ऑफिस में चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है, डीजीपी के ऑफिस के बगल में, वैसे ही यहाँ पे ऐसा होता है। तो वो पुलिस को दिखाई क्यों नहीं देता, या वो इंटेंशन नहीं होती, या वहां से भी करप्शन आता रहता है? मैं समझता हूँ कि इंटेंशन नहीं होती है। ये जो आप कह रहे हैं ये बहुत बड़ी समस्या है ड्रग्स की, और ड्रग्स अवेलेबल है हर जगह। और जब आप पता कि दिल्ली शहर में ही ये इतना गलत चीज है कि स्कूल्स के आसपास, बच्चों के स्कूल, बच्चों की संस्थाएं, उनके आसपास ड्रग्स मिलते हैं बहुत जगह। और बहुत बार पुलिस को मालूम होता है कि ड्रग्स मिल रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं ये, तो वो तो जहाँ मालूम है वहां पे तो उनकी मतलब शमूलियत है ही। बिना उनके सपोर्ट के वो ड्रग्स वहां से नहीं बिक सकते। देखिए ऐसा है, पुलिस का प्रेजेंस अब दिल्ली में तो बहुत ज्यादा है, पुलिस का प्रेजेंस हर जगह, पुलिस का प्रेजेंस है। ये सही है कि राष्ट्रीय स्तर पे जो करीब करीब अगर 30 लाख पुलिस फोर्सेस होंगे सब मिला के, जिसमें सेंट्रल पुलिस फोर्स भी है, तो 30-35 लाख पुलिस फोर्स जो है 142 करोड़ के लिए तो इनएडिक्वेट है। लेकिन फिर यही सवाल ये कि क्या हर गली, हर मकान, हर कूचे को पुलिसिंग करनी है, करने की आवश्यकता होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। माने एक बॉडी पुलिस फोर्स तो वही होती है जो कि जिसका एक रोब, मैं नहीं कहूंगा, गलत शब्द है, लेकिन उसका एक इन्फ्लुएंस या उसका एक मॉरल इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर है, एक गली में अगर एक ही पुलिस ऑफिसर जा रहा हो, एक रोड पे जा रहा हो, तो उसका इतना कंट्रोल होना चाहिए। वो कंट्रोल वर्ड दोबारा आ गया सर। कंट्रोल, हाँ मतलब कंट्रोल में वही होता है गुंडा। हाँ मतलब कि उससे लोगों को घबराहट तो होनी चाहिए। अगर इतनी घबराहट भी नहीं हो, खास करके ऐसे लोगों को जो कि मतलब सही माने में समाज के लिए बहुत घातक है, जैसे ड्रग पेडलर्स हो गए, या छोटे मोटे गुंडे हो गए, या इस ढंग का जो लॉलेसनेस की स्थिति पैदा होती है कहीं पे, उनके ऊपर तो पुलिस का कंट्रोल चाहिए ही चाहिए। मतलब प्रेम मोहब्बत से बहुत सारी बात नहीं हो सकती, ये भी क्लियर है। एवरीथिंग कांट बी डन थ्रू लव, देयर हैज टू बी कंट्रोल। सर बच्चों के बीच में कैसा लग रहा है आपको? मैं तो बच्चों के बीच ही रहता हूँ, और बच्चे ही हैं। मतलब अब तो प्रयास के 37 साल हो गए, तो करीब करीब मैं जाया तो बच्चों के साथ ही रहता हूँ। और यही है कि ऐसे बच्चे जिनके साथ मैं रहता हूँ, वो बच्चे, इनकी जो कहानियां हैं जिसकी चर्चा हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन इनकी कहानियां, इनका बैकग्राउंड, और इनमें जो जिजीविषा या उनमें जो जीने की एक इच्छा, या उन एक नए ढंग से एक खुलापन जो चाहते हैं, वो आप हमारे होम्स में देख सकते हैं। प्रयास के होम्स में, प्रयास के सेंटर्स में ये खासियत है कि बच्चे बहुत खुश रहते हैं। चिरपिंग कर रहे हैं हर जगह, बच्चे खुश रहते हैं। और आपने जो चर्पिंग शब्द का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि ये आवाज मेरे लिए बहुत ही अच्छी आवाज, इससे बेहतर आवाज नहीं हो सकती है जो बच्चों की चर्पिंग की आवाज होती है। सर दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, लड़ने का मन नहीं कर रहा? नहीं, सवाल ही नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता है। मैं पॉलिटिकल कहीं से नहीं हूँ। आपने लड़ा तो नहीं चुनाव? हाँ मतलब ठीक है, वो लोगों ने खड़ा कर दिया एक बार, वो भी एक है भाई। देखिए पॉलिटिक्स, इलेक्शन एक ऐसी चीज है जो मैं कहता हूँ कि आग का दरिया है, डूब के जाना है। जब तक कोई इलेक्शन के प्रोसेस से, अगर आप भारतवर्ष के राजनीति को समझना चाहते हैं किसी भी ढंग से, एक व्यक्ति के हैसियत से भी, तो आप अगर उसके माध्यम से एक बार गुजरे तो आप समझ सकते हैं। ये तो है। अगर नहीं गुजरे तो आप नहीं समझ सकते। इसलिए यहाँ की राजनीति की समझ थोड़ी बहुत अगर मुझे है, तो इसलिए है कि मैं एक बार फंस गया इसमें। अब नहीं फंसूंगा। 15 या 20 दिन। 15-20 दिन। ओके सर, देन थैंक यू सो मच फॉर सीइंग अस। मजा आ गया सर, काफी अच्छा लगा। हाँ सर, एक और रह गया अभी याद आ गया। पुलिसिंग की बात हो गई, और एक जो होती मोरालिटी पुलिसिंग, जो कई बार मॉरल पुलिसिंग, हाँ, कंट्रोल नहीं करने वाली पुलिसिंग, जो कई बार स्टीरियोटाइप्स पे बेस्ड होती है कि आपको ये करना चाहिए, इस तरीके से आपको बिहेव करना चाहिए, इस तरीके से एक्ट करना चाहिए। रिसेंटली शायद कल या परसों में पढ़ रहा था कि यूपी में एक अपर लेवल की पुलिस ऑफिसर थी, वो कह रही है कि आपको इस डे कंसीव करना चाहिए ताकि आपके जो बच्चे हों वो तेजस्वी हों, या फिर सूरज को जल चढ़ाने के बाद करना चाहिए। तो इस तरीके से जो मेंटेलिटी, जो साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए एक पुलिस में, वो कई बार हमें मिसिंग दिखता है।
तो आप उस पुलिसिंग को कैसे देखते हो, जो बिल्कुल जो सोसाइटी में जो लोअर लेवल पे स्टीरियोटाइप्स या जो प्रेजुडिसेस होते हैं उन पे बेस्ड होती है? देखिए, एक बड़ी भारी समस्या है पुलिस के साथ। समस्या ये है कि पुलिस, जहाँ की पुलिस होती है वहाँ के समाज का दर्पण होती है पुलिस। और आप, ये मैंने कहीं लिखा भी अपनी किताब में कहीं पे, जैसे कि आप गोवा में मैं था तो वहाँ पे दिन में सो जाने की आदत थी, लोग थोड़ा फेनी वेनी ले गया, सो गए तो पुलिस वाले भी सो जाते थे। पौंडीचेरी में मैं गया तो पौंडीचेरी में एक अजीब कॉकटेल, मैं कहता हूँ उसका, एक कॉकटेल था कि एक तरफ औरबिंदो आश्रम भी है, एक तरफ फ्रेंच कल्चर भी है और एक तमिल कल्चर भी है, मिला जुला के एक अजीब कॉकटेल था वहाँ पे। मिजोरम में सर्व किया, अरुणाचल में सर्व किया, दिल्ली में रहा, तो हर जगह मैंने देखा कि लोकल सोसाइटी का जो कैरेक्टर है, जो समाज है, उसी समाज के मुताबिक पुलिस काम कर रही है हर जगह, और करना भी चाहिए। इसमें दोष नहीं है, इसमें दोष नहीं है, क्योंकि पुलिस को समाज के अंदर समाज की समस्याओं को देखते हुए, लेकिन जहाँ पे पुलिस ऑफिसर को, जैसे आप कह रहे हैं, मान लीजिए राजस्थान के किसी गांव में अगर किसी खास प्रथा को बल मिल रहा है, पुलिस ऑफिसर वहां ऑपरेट कर रहा है, तो अचानक उसके खिलाफ होना उसके लिए संभव नहीं होता है। आप चले जाएं ट्राइबल एरियाज में, आप जैसे नॉर्थ ईस्ट में मैंने देखा बहुत जगह, मिजोरम में था, अरुणाचल में था, मैंने झारखंड में पुलिस को करीब से देखा है। तो ये जो इनके जो वहाँ के व्यूज हैं, वहाँ की जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं से पुलिस इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है, नहीं होना चाहिए। कि आइडियली स्पीकिंग पुलिस को उन परंपराओं से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हो जाता है। और सर कई बार इंडोर्स भी करती है। इंडोर्स करती है, वो गलत है, क्योंकि प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशंस जब हों, हम अगर कानून की बात करें तो जहां प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशंस हैं, प्रोग्रेसिव पॉलिसीज है गवर्नमेंट के, या एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जैसे भारतवर्ष में इवॉल्व करता रहा और आज हम संविधान के मुताबिक काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो तमाम बातें हैं, उन तमाम बातों के साथ पुलिस को होना चाहिए, न कि उन बातों के साथ जो बहुत ही रूढ़िवादी किस्म की परंपराएं हैं उनका साथ पुलिस दे रही हो, वो गलत है। और सर एक और बस लास्ट, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि मतलब जो रिलीजन है उसके लिए आप लोगों को, रिलीजन के लिए आप लोगों को टैक्स नहीं कर सकते एक तरीके से। और जैसे एक बार मैंने अभी कोई स्टेटमेंट पढ़ रहा था मैं किसी की, तो वो बोल रहे थे कि जैसे जो कुंभ मेला है जो अभी हो रहा है, तो वहां पे जो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है वो एक तरीके से एक रिलीजियस इवेंट पे लग रहा है। तो आप उसको क्या कैसे देखते हैं कुंभ मेले को, जिसमें जो गवर्नमेंट का जो काफी हद तक वो है कि उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, एडमिनिस्टर किया और जो पैसा लग रहा है उस तरीके। देखिए, कुंभ मेला हमारे बहुत सारे मित्र जो वहाँ की डीजी रह चुके हैं, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, मैनेज किया है, हमारे सर्विस के लोग या IAS के लोग, जिनसे हमारी बातचीत होती रही, तो एक तो है कि आप क्राउड मैनेजमेंट के लिए या उस पूरी की पूरे प्लान को आप नहीं मैनेज करेंगे, अगर गवर्नमेंट नहीं मैनेज करे, पुलिस मैनेज ना करे, गवर्नमेंट अथॉरिटीज मैनेज ना करे, तो बड़ा भयानक क्राइसिस हो जाएगा और उस क्राइसिस को आप स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से या किसी भी जो भी लोग बैठे हैं टॉप पे उस प्रदेश के या पूरे देश में, उन लोगों को इसको इस ढंग से ओन करना, इस रिलीजियस कैरेक्टर को ओन करना, ये गलत है। ये गलत है मेरे हिसाब से। आप उसके धार्मिक पक्ष को अलग करके उसका व्यवहारिक पक्ष, उसका जो एक मैनेजमेंट का एक सिस्टम है, या उसकी पुलिसिंग का हो चाहे मैनेजमेंट का हो, उसको आप स्वीकार करें, उस पर खर्च हो, वो सही है। लेकिन जैसे ही इस पूरे को एक धार्मिक स्वरूप दे करके उसको आप स्वीकार कर रहे हैं किसी और वजह से, तो ये तो मैं गलत मानता हूँ। Okay, sir, then thank you so much. Okay, cut.